हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेई क्लासेस बीटेक। मेरा नाम है मोनिका पाल और आप सभी स्टूडेंट्स मेरे साथ पढ़ रहे हैं ईएमआई सब्जेक्ट। तो ईएमआई की हमारी चल रही है वन शॉट सीरीज और इस वन शॉट सीरीज से नो डाउट आप सभी स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा हेल्प मिल रही होगी। आप सभी स्टूडेंट्स का एक बहुत बढ़िया रिवीजन हो रहा होगा। वन शॉट की सीरीज में हमने अभी तक अपनी कंप्लीट कर ली है यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 3 के बाद आज बारी है यूनिट नंबर 4 की, जिसमें हम पढ़ेंगे सीटी, पीटी और बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स। तो बिना देरी किए हुए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं अपनी यूनिट 4 की वन शॉर्ट क्लास। तो यूनिट 4 का नाम है इंस्ट्रूमेंट, ट्रांसफॉर्मर एंड इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट। बेसिकली इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर में हमारे दो ट्रांसफॉर्मर आते हैं जो कि स्पेशल ट्रांसफॉर्मर की कैटेगरी में आते हैं। फर्स्ट वन इज सीटी जिसको हम करंट ट्रांसफॉर्मर के नाम से जानते हैं एंड सेकंड वन इज पीटी जिसको हम पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर के नाम से जानते हैं। जब हमने बात की थी एमीटर और वोल्टमीटर की यूनिट वन में मैंने आपको बताया था एमीटर और वोल्टमीटर दोनों हमारे बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट हैं और वोल्टमीटर और एमीटर की हेल्प से ही हम इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में वोल्टेज और करंट का मेजरमेंट करते हैं। तो वोल्टमीटर की हेल्प से वोल्टेज का मेजरमेंट और एमीटर की हेल्प से हम करंट का मेजरमेंट करते हैं। बट कई बार जब हमें हायर वैल्यू ऑफ करंट या हायर वैल्यू ऑफ वोल्टेज का मेजरमेंट करना होता है तो हमारे पास वोल्टमीटर और एमीटर की रेंज एक्सटेंशन के दो तरीके होते हैं। मैंने बताया था कि आप एमीटर की रेंज एक्सटेंशन के लिए या तो उसमें शंट का यूज करोगे या फिर सीटी यानी कि करंट ट्रांसफॉर्मर की हेल्प से भी हम उसका रेंज एक्सटेंशन कर सकते हैं। सिमिलरली जब हम वोल्टमीटर की बात करते हैं तो एक वोल्टमीटर से हायर वैल्यू वोल्टेज के मेजरमेंट के लिए या तो हम मल्टीप्लायर की हेल्प से उसका रेंज एक्सटेंशन करेंगे या पीटी यानी कि पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर की हेल्प से भी हम हायर वोल्टेज का मेजरमेंट कर सकते हैं। तो यूनिट 1 में तो केवल हमने शंट मेथड और मल्टीप्लायर मेथड पढ़ा था। अब इस यूनिट में हम बात करेंगे कि सीटीपीटी क्या है और कैसे सीटीपीटी की मदद से हम हायर वैल्यू ऑफ वोल्टेज और हायर वैल्यू ऑफ करंट का मेजरमेंट कर सकते हैं। तो व्हाट इज सीटी? सीटी का पूरा नाम है करंट ट्रांसफॉर्मर। करंट ट्रांसफॉर्मर इज अ डिवाइस दैट इज यूज्ड फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ करंट फ्रॉम अ हायर वैल्यू इनटू अ प्रोपोर्शनेट करंट टू अ लोअर वैल्यू। यानी सीटी एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी हेल्प से आप हाई वैल्यू ऑफ करंट को उसी प्रोपोर्शन के लो वैल्यू ऑफ करंट में चेंज कर सकते हैं। It transforms the high voltage current into the low voltage current due to which the heavy current flows through the transmission line is safely monitored by the emitter। यानी सीटी की मदद से आप हाई वैल्यू ऑफ करंट को लो वैल्यू ऑफ करंट में कन्वर्ट कर सकते हैं और फिर वहां पर एक लो रेंज वाला एमीटर लगाकर भी इजीली करंट का मेजरमेंट कर सकते हैं। द करंट ट्रांसफॉर्मर इज यूज्ड विद द एसी इंस्ट्रूमेंट मीटर्स और कंट्रोल apparatus where the current to be measured is of such magnitude that the meter or instrument coil cannot conveniently be made of sufficient current carrying capacity। यानी हम सीटी का यूज वहां पर करते हैं मेजरमेंट की फील्ड में जब हमारे पास जो इक्विपमेंट या हमारे पास जो मीटर्स या जो भी हमारे पास इंस्ट्रूमेंट हमने लिए हैं वो उतनी कैपेसिटी के नहीं है कि वो उतनी हाई वैल्यू ऑफ करंट को रेजिस्ट कर पाए यानी झेल पाए। तो हम उस केस में उन इंस्ट्रूमेंट्स या उन मीटर्स के साथ या उन इक्विपमेंट के साथ हम सीटी का यूज करते हैं। द करंट ट्रांसफॉर्मर इज शोन इन द फिगर। करंट ट्रांसफॉर्मर हमारा कैसा होता है, इस तरीके का देखने में होता है। तो सीटी का यूज हमारे डिफरेंट सबस्टेशंस पर भी किया जाता है जहां पर हमें बहुत हाई वैल्यू की करंट को मेजर करना होता है। तो इसमें हमारी मैग्नेटिक कोर होती है, ट्रांसफॉर्मर की तरह इसमें वाइंडिंग भी होती है, इंसुलेशन भी होता है और टर्मिनल बॉक्स भी कनेक्शन के लिए होता है। द प्राइमरी एंड सेकेंडरी करंट ऑफ द करंट ट्रांसफॉर्मर आर प्रोपोर्शनेट टू ईच अदर। अब जब हम प्राइमरी वाइंडिंग में करंट और सेकेंडरी वाइंडिंग में करंट की बात करते हैं तो इनमें एक प्रोपोर्शन होता है और ये प्रोपोर्शन क्या होगा ये डिपेंड करता है प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स क्या है। आपको पता है अगर हम इन जनरल ट्रांसफॉर्मर की बात करते हैं तो ट्रांसफॉर्मर में हमारी जब हम वाइंडिंग की बात करते हैं तो हमारी दो वाइंडिंग होती है। कौन सी? एक होती है प्राइमरी वाइंडिंग, ऐसे हम बात करते हैं ये हमारी प्राइमरी वाइंडिंग हो गई, ये हम कोर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग हो गई। तो हम देखते हैं प्राइमरी में हमारे कुछ नंबर ऑफ टर्न्स है जिनको हम कहते हैं N1 और सेकेंडरी में कुछ नंबर ऑफ टर्न्स है क्या है N2। अब आपको पता है कि ट्रांसफॉर्मर जो होता है हमारा ये फैराडे प्रिंसिपल पर यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर काम करता है और इसकी वजह से जो भी आपने इसे प्राइमरी पर वोल्टेज दी है लेट वोल्टेज इज V1 और उसकी प्रोपोर्शन में हमें वोल्टेज मिलेगी, इसमें जो करंट होगी I1 उसी प्रोपोर्शन में हमारी सेकेंडरी में करंट फ्लो होगी। अब ये प्रोपोर्शन क्या होगा, किस रेशियो में करंट का ट्रांसफॉर्मेशन ये करेगा, बिकॉज हम यहाँ सीटी की बात कर रहे हैं, करंट ट्रांसफॉर्मर की बात कर रहे हैं तो स्पेशली हम बात कर रहे हैं
करंट के बारे में, क्योंकि हम करंट का ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो जो होता है किसी ट्रांसफॉर्मर का के, वो होता है N2/N1, इसका रेशियो होता है N2/N1 इज इक्वल्स टू V2/V1 इज इक्वल्स टू I1/I2। यानी किसी ट्रांसफॉर्मर में हमारी प्राइमरी पर हमने वोल्टेज कितनी लगाई, सेकेंडरी में वोल्टेज कितनी मिलेगी, या हमारी प्राइमरी करंट कितनी है, सेकेंडरी में करंट कितनी मिलेगी, ये डिपेंड करेगा कि उस ट्रांसफॉर्मर में नंबर ऑफ टर्न्स का रेशियो क्या है। यानी नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी एंड नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी का रेशियो क्या है, जिसको हम ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कहते हैं। और उसी के बेसिस पर ये हमारी करंट और वोल्टेज को ट्रांसफॉर्म करेगा। यानी कि अगर सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है, N2 इज ग्रेटर देन N1, तो क्या होगा, सेकेंडरी में वोल्टेज ज्यादा और सेकेंडरी में करंट हमारी क्या होगी, कम होगी। तो इसी रेशियो में अगर हम इसका अपोजिट कर दें, यानी हम क्या करें कि इफ N1 इज ग्रेटर देन N2 यानी N2 इज लेसर देन N1, तो क्या होगा, सेकेंडरी में वोल्टेज कम होगी लेकिन सेकेंडरी में करंट क्या होगी, ज्यादा, क्योंकि वोल्टेज करंट का रेशियो जो है ठीक उल्टा है एक दूसरे के। कुल मिला के किसी भी ट्रांसफार्मर में अगर हम जनरली बात करें तो ट्रांसफार्मर में हमारा वोल्टेज और करंट का ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, ये डिपेंड करता है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो पर। तो हमारे यहाँ भी प्राइमरी सेकेंडरी करंट ऑफ द करंट ट्रांसफार्मर आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। द करंट ट्रांसफार्मर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द हाई वोल्टेज करंट बिकॉज ऑफ द डिफिकल्टी ऑफ इनएडिक्वेट इंसुलेशन इन द मीटर इटसेल्फ। अब नॉर्मली जो हमारे मीटर होते हैं उससे हाई वैल्यू ऑफ करंट का हम मेजरमेंट क्यों नहीं करते, क्योंकि अगर हमें हाई वैल्यू ऑफ करंट का मेजरमेंट करना है तो हमारे पास एक बढ़िया इंसुलेशन होना चाहिए, बहुत ज्यादा इंसुलेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो हम ऐसा ना करके हम क्या करते हैं, एक कम रेंज वाले एमीटर की हेल्प से ही हाई वैल्यू ऑफ करंट का मेजरमेंट कर सकते हैं। अगर हम बीच में क्या लगा दे, सीटी लगा दे, ये सीटी क्या करेगा, हाई वैल्यू ऑफ करंट को उसी के प्रोपोर्शनल लो वैल्यू ऑफ करंट में चेंज करेगा और फिर उस लो वैल्यू ऑफ करंट को हम एक लो रेंज वाले एमीटर की हेल्प से मेजर कर सकते हैं। इसकी कंस्ट्रक्शन में अगर हम बात करते हैं, इसकी कोर होती है जो कि हमारे मैग्नेटिक मटेरियल की बनी होती है, इस पर भी प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग होती है जो कि हमारे कंडक्टिंग मटेरियल की होती है। द कोर ऑफ द करंट ट्रांसफार्मर इज बिल्ट अप विद लेमिनेशन ऑफ सिलिकॉन स्टील। जैसे कि हमारा नॉर्मल ट्रांसफार्मर में भी आपको पता है लेमिनेटेड बनाते हैं कोर को, यानी पतली पतली हम स्ट्रिप में बांट कर बनाते हैं, और हम नॉर्मली सिलिकॉन स्टील का यूज करते हैं ताकि इसमें हिस्टेरेसिस लॉसेस कम से कम हो। फॉर गेटिंग अ हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी द पोमोलॉय और म्यू मेटल इज यूज फॉर मेकिंग कोर्स। जब हमें बहुत ज्यादा एक्यूरेसी का एक कंसर्न होता है तो पोमोलॉय या म्यू मेटल का भी यूज करते हैं। द प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ द करंट ट्रांसफार्मर कैरी द करंट विच इज टू बी मेजर्ड एंड इट इज कनेक्टेड टू द मेन सर्किट। अब जो इसकी प्राइमरी वाइंडिंग होती है उसको हम उस सोर्स से या सर्किट से जोड़ते हैं जिसकी करंट का हमें मेजरमेंट करना है। यानी सीटी की प्राइमरी वाइंडिंग को हम उस मेजर्ड सर्किट से जोड़ेंगे जिसकी करंट को हमें मेजर करना है, और जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है उसे हम एक लो रेंज के एमीटर से शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। द सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर कैरी द करंट प्रोपोर्शनल टू द करंट टू बी मेजर्ड एंड इट इज कनेक्टेड टू द करंट वाइंडिंग्स ऑफ द मीटर और द इंस्ट्रूमेंट। तो हम इसे सेकेंडरी वाइंडिंग में एक इंस्ट्रूमेंट जोड़ देते हैं जिसकी हेल्प से हम मेजरमेंट करते हैं। यहाँ ये पूरा एंटायर अरेंजमेंट आपको दिखा रखा है। जो भी 3 फेज सिंगल फेज सप्लाई सिस्टम है जिसकी करंट को आपको मेजर करना है, उसकी प्राइमरी वाइंडिंग, सीटी की प्राइमरी वाइंडिंग को तो आप उस लाइन से सप्लाई से सर्किट से जोड़ेंगे। प्राइमरी वाइंडिंग के बाद जो सेकेंडरी वाइंडिंग है उसके साथ आपने क्या लगाया, एक इंस्ट्रूमेंट लगाया है। तो आप देख रहे हैं ये हमारा कंडक्टर हो गया या वो सर्किट हो गया जिसकी करंट का हमें मेजरमेंट करना है। इसको हमने जोड़ा है सीटी की प्राइमरी वाइंडिंग से, और सीटी की जो सेकेंडरी वाइंडिंग है उसको हमने एक एमीटर लगाकर शॉर्ट सर्किट कर दिया। तो इस तरीके से हम सेकेंडरी वाइंडिंग में लगा जो ट्रांसफार्मर है वो हमारी उस वैल्यू ऑफ करंट को मेजर कर सकता है। द करंट रेशियो ऑफ ट्रांसफार्मर इज यूजुअली हाई। अब करंट ट्रांसफार्मर का जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होता है वो हाई होता है। नॉर्मल जो ट्रांसफार्मर हमारे होते हैं उनका करंट वोल्टेज रेशियो उतना ज्यादा हाई नहीं होता, लेकिन चूंकि हम सीटी का जो यूज कर रहे हैं स्पेसिफिकली मेजरमेंट के लिए कर रहे हैं और हाई करंट मेजरमेंट के लिए, तो हम चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा करंट को, यानी अगर हाई से हाई वैल्यू ऑफ करंट भी उसको भी हम एक लो रेंज के एमीटर से नाप ले। जैसे कि आप देख पा रहे हैं 0 से 5 एम्पियर वाला एक एमीटर, कितनी रेंज इसकी कम है, इससे हम मेजर कर सकते हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि सीटी का ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या है, ज्यादा। द रेशियो ऑफ द प्राइमरी करंट एंड द सेकेंडरी करंट इज नोन एज अ करंट ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ऑफ द सर्किट। तो हमारी प्राइमरी में करंट कितनी है, I1, और सेकेंडरी में करंट कितनी है, I2। इसको हम क्या कहेंगे, इसका ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। और आमतौर पे ये ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो बहुत ही ज्यादा होता है। तो ये कह रहा था करंट रेशियो ऑफ ट्रांसफार्मर इज यूजुअली हाई। द सेकेंडरी करंट रेटिंग आर ऑफ ऑर्डर ऑफ 5 एम्पियर, 1 एम्पियर, 0.1 एम्पियर,
तो आप देख रहे हैं सेकेंडरी वाइंडिंग में जो करंट होती है लगभग 5 एम्पियर, 1 एम्पियर, 0.1 एम्पियर इतनी होती है। द करंट प्राइमरी वाइंडिंग रेटिंग्स आर 10 एम्पियर टू 3000 एम्पियर। तो जो हमारी प्राइमरी वाइंडिंग की करंट नॉर्मली होती है वो 10 एम्पियर या हमारी 1000 ऑफ एम्पियर में हो सकती है, लेकिन आप देख रहे हैं सेकेंडरी की जो हमारी करंट है वो कितनी है, बहुत ही कम है एम्पियर्स में। तो यानी इससे आपको पता चल रहा है कि जो करंट ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो सीटी का होता है वो बहुत ज्यादा हाई होगा। यानी अगर आप इससे भी लें, देखिए 3000 एम्पियर और 1 एम्पियर, तो कितना हो जाएगा 3000 एम्पियर डिवाइडेड बाय 1 एम्पियर या 5 एम्पियर ही आप कर लें, मान लीजिए आप 5 ही कर रहे हैं, 5 एम्पियर। तो आप देखिए आपका के का वैल्यू क्या हो जाएगा, आपका के का वैल्यू हो जाएगा 600:1। कितना ज्यादा इसका ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है। द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सीटी इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द पावर ट्रांसफार्मर। इन अ करंट ट्रांसफार्मर द लोड्स इंपेडेंस और बर्डन ऑन द सेकेंडरी हैज स्लाइटली डिफर्ड फ्रॉम द पावर ट्रांसफार्मर, thus द करंट ट्रांसफार्मर ऑपरेट्स ऑन सेकेंडरी सर्किट कंडीशन। अब यहाँ जब हम बात करें थोड़ा सा चेंज क्या है, नॉर्मली जो सारा का सारा फिनोमेना है वो हमारे सेकेंडरी पे काम कर रहा है, और नंबर ऑफ टर्न्स अगर आप समझ पा रहे होंगे तो प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स हमारे बहुत ही कम होंगे और सेकेंडरी में बहुत ज्यादा होंगे। तो इस वजह से यानी ये हमारा ट्रांसफार्मर कुछ ऐसा होगा, अगर मैं इसको सिंबल की हेल्प से बनाऊं कि ये हमारा प्राइमरी हो और सेकेंडरी में टर्न्स क्या होंगे, बहुत ही ज्यादा होंगे। यानी यहाँ I1 का वैल्यू बहुत ज्यादा और I2 बहुत ज्यादा, सॉरी कम, I2 का वैल्यू बहुत ही कम होगा। यानी N1 हमारे बहुत कम और N2 बहुत ज्यादा होंगे। तो इस कंडीशन में हम देख रहे हैं N2 इज ग्रेटर देन N1, दैट्स वाई यहाँ हमारी I1 करंट है वो बहुत ज्यादा और I2 क्या होगी, बहुत कम। तो ये ट्रांसफॉर्मर हमारा सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स पर डिपेंड कर रहा है, तो इसलिए सेकेंडरी सर्किट कंडीशन पे ही हमारा ये डिपेंड करता है। यानी लोड का इम्पिडेंस कितना है, सेकेंडरी पे क्या बर्डन है, उस हिसाब से हमारा काम करता है। बर्डन ऑन अ लोड क्या होता है, द बर्डन ऑफ अ करंट ट्रांसफार्मर इज द वैल्यू ऑफ लोड कनेक्टेड अक्रॉस द सेकेंडरी ट्रांसफार्मर। अब जो सेकेंडरी ट्रांसफार्मर हमारा होता है, सेकेंडरी वाइंडिंग जो हमारे ट्रांसफार्मर की होती है उसमें आपने देखा करंट का वैल्यू बहुत ही कम होता है लेकिन वोल्टेज बहुत ज्यादा। अब करंट का वैल्यू बहुत कम है लेकिन ये करंट का टोटल वैल्यू इस बात पर भी डिपेंड करता है कि इसके साथ हमने लोड कैसा कनेक्ट किया है, वही हमारा कहलाता है बर्डन ऑन लोड। यानी सेकेंडरी वाइंडिंग में आपने कितना वैल्यू का लोड कनेक्ट किया है वो हमारा बर्डन ऑफ लोड कहलाता है। इट इज एक्सप्रेस्ड एज द आउटपुट इन वोल्ट एम्पियर, इसको हम VA में रिप्रेजेंट करते हैं। द रेटेड बर्डन इज द वैल्यू ऑफ बर्डन ऑन द नेम प्लेट ऑफ द CT। द रेटेड बर्डन इज द प्रोडक्ट ऑफ द वोल्टेज एंड करंट ऑन द सेकेंडरी व्हेन द CT सप्लाई द इंस्ट्रूमेंट और रिले विद इट्स मैक्सिमम रेटेड वैल्यू ऑफ करंट। यानी जब आपने देखा कि हमारा ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है, हाई वैल्यू ऑफ करंट को लो वैल्यू ऑफ करंट में चेंज कर रहा है, और इसकी जो सेकेंडरी है उस पर आपने कोई इंस्ट्रूमेंट मीटर जो भी लगाया है, तो सेकेंडरी वाइंडिंग में हमें कुछ करंट मिल रहा है और ऑब्वियस सी बात है करंट फ्लो हो रहा है तो लोड के अक्रॉस कुछ वोल्टेज भी हमें मिल रही होगी। तो उस समय वोल्टेज और करंट का प्रोडक्ट हमारा जो होगा VI, वही हमारा क्या कहलाएगा, बर्डन ऑन लोड। अब हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग जो होती है उसको कभी भी ओपन नहीं रखना चाहिए। CT की सेकेंडरी वाइंडिंग को कभी भी ओपन सर्किट नहीं छोड़ना चाहिए, इसको हमेशा क्लोज सर्किट करना चाहिए। ऐसा क्यों? अंडर नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन द सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ CT इज कनेक्टेड टू इट्स बर्डन एंड इट इज ऑलवेज क्लोज व्हेन द करंट फ्लोज थ्रू द प्राइमरी वाइंडिंग इट ऑलवेज फ्लोज थ्रू सेकेंडरी वाइंडिंग एंड एम्पियर टर्न्स ऑफ ईच वाइंडिंग आर सब्सिक्वेंटली इक्वल एंड अपोजिट। अब ये कह रहा है नॉर्मली जब हम बात करते हैं तो हम CT की सेकेंडरी वाइंडिंग में एक मीटर को या एक एमीटर या जो भी इंस्ट्रूमेंट है उसको कनेक्ट करते हैं, यानी वो अपने बर्डन से कनेक्ट होता है। द सेकेंडरी टर्न्स विल बी 1% एंड 2% लेस देन द प्राइमरी टर्न्स एंड द डिफरेंस बीइंग यूज्ड इन द मैग्नेटाइजिंग कोर। दस इफ द सेकेंडरी वाइंडिंग इज ओपन, अगर हम सेकेंडरी वाइंडिंग को ओपन छोड़ते हैं and the current flows through the primary winding, then there will be no demagnetising flux due to the secondary current. Due to the absence of counter ampere turns of the secondary, the unopposed primary MMF will set up on abnormally high flux. तो इस तरीके से बहुत हाई वैल्यू का फ्लक्स हमारी कोर में डेवलप हो जाएगा। दिस फ्लक्स विल प्रोड्यूस कोर लॉसेस, और बहुत ज्यादा कोर लॉसेस हो जाएंगे, आपकी कोर एक्सट्रीमली हॉट हो जाएगी और ये हमारी कोर को डैमेज कर सकता है। दिस वोल्टेज कोज द ब्रेकडाउन ऑफ द इंसुलेशन, और इस हाई वोल्टेज से हमारा ब्रेकडाउन हो जाएगा इंसुलेशन का, और साथ साथ ही हमारी एक्यूरेसी और इंस्ट्रूमेंट को भी नुकसान हो सकता है। इसलिए कभी भी CT की सेकेंडरी वाइंडिंग को ओपन नहीं छोड़ा जाता है। तो CT की सेकेंडरी वाइंडिंग को हमेशा हम किसी इंस्ट्रूमेंट या फिर किसी मीटर की हेल्प से शॉर्ट सर्किटेड
रखते हैं। अब ये है फेजर डायग्राम। जैसे कि आपने ट्रांसफॉर्मर में देखा है कि ट्रांसफॉर्मर का भी हम फेजर डायग्राम बनाते हैं, ठीक वैसे ही सीटी का भी फेजर डायग्राम बनाया जाएगा। द फेजर डायग्राम ऑफ करंट ट्रांसफॉर्मर इज शोन इन द फिगर, द मेन फ्लक्स इज टेकन एज द रेफरेंस। अब जो हमारा फ्लक्स डेवलप हो रहा है कोर में, जैसे कि आप ट्रांसफॉर्मर नॉर्मल पावर ट्रांसफॉर्मर में बनाते हैं, बिल्कुल वैसे ही पावर ट्रांसफॉर्मर में भी जो फ्लक्स आपका मेन फ्लक्स होता है उसको आपने रेफरेंस माना है। द प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंड्यूस्ड वोल्टेज आर लैगिंग बिहाइंड द मेन फ्लक्स बाय 90 डिग्री। अब प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग में जो हमारा फ्लक्स डेवलप हो रहा है उसको हमने 90 डिग्री लैग करते हुए दिखाया। द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वोल्टेज डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ टर्न्स ऑन द वाइंडिंग। आप देखेंगे यहाँ पर ये हमारी φm और ये हमारी करंट जो कि Im है, ये सेम फेज में है। ये E1 हो गया और ये हमारा E2 हो गया। आप देख रहे हैं दोनों हमारे क्या हो गए, फ्लक्स, दोनों हमारे EMF हो गए। ये हमारी सैचुरेशन करंट ऑफ ट्रांसफॉर्मर है जिसको हम I0 से डिपेंड करते हैं, I0 से डिनोट करते हैं। ये हो गया हमारा करंट इन प्राइमरी, IP हो गया करंट इन सेकेंडरी। तो इस तरीके से ये हमारा फेजर डायग्राम ड्रॉ हो जाता है। तो ऑल्दो सीटी का अगर हम क्वेश्चन की बात करें एग्जामिनेशन में सीटी का क्वेश्चन कैसे आएगा, तो सीटी का क्वेश्चन ये है कि सीटी, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सीटी एंड एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ सीटी, हाउ यू कैन एक्सटेंड द रेंज ऑफ एमीटर विद द हेल्प ऑफ सीटी। आप कैसे सीटी का यूज करते हैं, सीटी का क्यों मेजरमेंट में यूज होता है और कैसे सीटी की हेल्प से आप रेंज एक्सटेंशन किसी एमीटर का कर सकते हैं। अब किसी भी सीटी यानी करंट ट्रांसफॉर्मर में होने वाली जनरल एरर्स क्या होती है। जब भी हम बात करते हैं तो हमारी सीटी की एक्यूरेसी ठीक ठाक होती है, लेकिन उसके बाद भी इसमें कुछ एरर्स हमारी होती है। पहली है करंट रेशियो एरर। द करंट ट्रांसफॉर्मर इज मेनली ड्यू टू द एनर्जी कंपोनेंट ऑफ एक्साइटेशन करंट एंड इज गिवन बाय वेयर IP इज द प्राइमरी करंट, KT इज द टर्न रेशियो एंड द सेकेंडरी करंट। अब देखिए इसमें ये फॉर्मूला है हमारा, रेशियो एरर क्या होता है, KTIS, जहाँ KT क्या है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। और मैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो बता चुकी, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या है तो नंबर ऑफ टर्न्स के रेफरेंस पे या आप वैल्यू ऑफ करंट के रेफरेंस में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो KT हमारा ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो हो गया, IS हमारी सेकेंडरी करंट होगी, IP हमारी प्राइमरी करंट हो गई। तो रेशियो एरर कैसे निकलती है कि प्राइमरी करंट जब हम किसी ट्रांसफॉर्मर में फ्लो कराते हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के बेसिस पे आप इस फॉर्मूले को ऐसे समझ सकते हैं। नॉर्मली जो हमारा K होता है वो क्या होता है, I1/I2। और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, K को क्या लिख दे, KT यानी ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, I1 को क्या लिख सकते हैं, IP, और I2 को क्या लिख सकते हैं, IS। ये लिख सकते हैं ना, यानी कि हम लिख सकते हैं और कि जो हमारी प्राइमरी करंट है वो इक्वल्स टू होती है KTIS के, है ना। या फिर आप इसको ये भी लिख सकते हैं और कि जो सेकेंडरी करंट है IS ये बराबर है हमारा IP/KT के। तो यहाँ पर यही क्या हमने इसको KTIS के टर्म में लिखा। तो इनमें कुछ जो डिफरेंस होता है यानी ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के अकॉर्डिंग हमारी करंट ठीक वैसी नहीं मिलती जितनी मिलनी चाहिए थी, यानी उतने टाइम्स नहीं मिलती। फॉर एग्जांपल आपकी प्राइमरी में करंट क्या है 3000 एम्पियर है और आप चाहते हैं सेकेंडरी में करंट हमारी 1 एम्पियर मिले, तो कई बार इतनी नहीं मिलती, उससे कम या ज्यादा मिलती है। तो हमारी जो सेकेंडरी में करंट है वो प्राइमरी के ठीक सेम रेशियो में नहीं मिलती, उसके कारण जो एरर होती है इसको हम रेशियो एरर कहते हैं। दूसरा है फेज एंगल एरर। इन एन आइडियल करंट ट्रांसफॉर्मर द वेक्टर एंगल ऑफ बिटवीन द प्राइमरी एंड रिवर्स सेकेंडरी करंट इज 0। इनके बीच में वेक्टर एंगल क्या होना चाहिए, 0 होता है। लेकिन एक्चुअल करंट ट्रांसफॉर्मर के केस में ये एंगल 0 नहीं होता, बल्कि कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर होता है। तो ये कह रहा है देयर इज अ फेज डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी करंट बिकॉज द प्राइमरी करंट हैज आल्सो सप्लाइड द कंपोनेंट ऑफ एक्साइटिंग करंट, thus the difference between two phases is termed as phase angle error। तो वो सेम फेज में ना होके थोड़े बहुत फेज डिफरेंस पे होती है। अब जो हमारे सीटी होते हैं ये डिफरेंट कंस्ट्रक्शन के हो सकते हैं, यानी आपने इसमें कोर, इसकी प्राइमरी सेकेंडरी वाइंडिंग कैसे डिजाइन की है इस बेसिस पर सीटी की 3 डिजाइन हो सकते हैं। फर्स्ट वन इज वाउंड ट्रांसफॉर्मर, ये हमारा मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सीटी डिजाइनिंग है। इन दिस ट्रांसफॉर्मर द प्राइमरी वाइंडिंग इज कंपोज्ड इनसाइड द ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर के अंदर ही हमारी प्राइमरी वाइंडिंग होती है। द प्राइमरी वाइंडिंग हैड अ सिंगल टर्न एंड कनेक्टेड इन सीरीज विद द कंडक्टर दैट मेजर्ड द करंट। तो हमारी प्राइमरी वाइंडिंग में सिंगल ही टर्न होगा और प्राइमरी वाइंडिंग को हम उस कंडक्टर से जोड़ते हैं जिसमें हमें करंट का मेजरमेंट करना है।
द वाउंड ट्रांसफार्मर इज मेनली यूज फॉर मेजरिंग द करंट फ्रॉम 1 एम्पियर टू 100 एम्पियर। तो 1 एम्पियर से 100 एम्पियर तक की करंट की रेंज का मेजरमेंट करने के लिए हम वाउंड टाइप सीटी का यूज करते हैं। अनदर टाइप ऑफ सीटी इज बार टाइप। देखिए बार जो हमारा वाउंड टाइप है, इसके यहाँ पर हमने कंस्ट्रक्शन भी दिखाई है कि हमारी प्राइमरी वाइंडिंग जो है इसी के अंदर है, मैग्नेटिक कोर है, इसके अंदर ही प्राइमरी वाइंडिंग है और ऊपर हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग है। बार टाइप करंट ट्रांसफार्मर क्या होता है? द बार टाइप करंट हैज ओनली सेकेंडरी वाइंडिंग, इसमें हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। द कंडक्टर विच द ट्रांसफार्मर इज माउंटेड विल एक्ट एज अ प्राइमरी वाइंडिंग। अब जिस कंडक्टर में हमें करंट का मेजरमेंट करना है वही कंडक्टर हमारा प्राइमरी की तरह सर्व करता है। तो इस तरह के हम सीटी को कहते हैं बार टाइप करंट ट्रांसफार्मर। तो आप देख रहे हैं ये वो कंडक्टर है, कंडक्टर बी जिसमें हमें करंट का मेजरमेंट करना है, ये प्राइमरी की तरह एक्ट कर रहा है, ये हमारी कोर हो गई, और ये जो लिपटी हुई है ये हमारी क्या हो गई? सेकेंडरी वाइंडिंग हो गई। आप थर्ड टाइप ऑफ करंट ट्रांसफार्मर इज टोरॉइडल करंट ट्रांसफार्मर। इस तरह के करंट ट्रांसफार्मर डज नॉट कंटेन प्राइमरी वाइंडिंग, इसमें प्राइमरी वाइंडिंग नहीं होती। द लाइन थ्रू विच द current flow in the network is attached through a hole or window of the transformer. The major advantage of this transformer is that the transformer has a symmetrical shape due to which it has a low leakage flux, thus लेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। तो इसका बस एक यही है कि इसमें बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की नहीं होती। बाकी जैसे कि इसमें बताया इसमें सेकेंडरी वाइंडिंग हमारी नहीं होती। अब मैंने बताया कि आपको वाउंड टाइप सीटी का ही हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं। अब आगे हमारे आ गए कि जो हमारे सीटी है उस सीटी के कौन कौन से टेस्ट होते हैं। जितने भी हमारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जितने भी हमारे, चाहे हम करंट ट्रांसफार्मर की बात करें, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर की बात करें, या आपने ट्रांसफार्मर भी पढ़ा होगा, या आपने डिफरेंट मोटर्स भी पढ़ी होंगे, इंडक्शन मोटर, कोई भी मोटर, इन सभी की हमें कुछ टेस्ट इन पर एक रूटीन में या एक पर्टिकुलर टाइम स्पैन में हमें कुछ टेस्ट इन पे परफॉर्म करने पड़ते हैं। ये टेस्ट कब कब परफॉर्म किए जाते हैं? एक तो मेंटेनेंस शेड्यूल में किए जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि जो भी आपकी मशीनरी इक्विपमेंट इंस्ट्रूमेंट है वो अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस देता रहे, ठीक ठाक काम करता रहे, जो भी इसका लाइफ स्पैन है उसमें अच्छे से काम करें, या फिर आप ब्रेक डाउन की कंडीशन में या फॉल्ट होने की कंडीशन में टेस्ट करते हैं, तो ठीक वैसे ही सीटी पर यानी करंट ट्रांसफार्मर पर भी हमारे टेस्ट किए जाते हैं। पहला है रेशियो टेस्ट। अब मैंने बताया था रेशियो क्या होता है, इसकी प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग में जो करंट का रेशियो, नंबर ऑफ टर्न्स का रेशियो, उसका ट्रांसफॉर्मेशन करंट रेशियो कहलाता है। The CT ratio is defined as the relationship between the primary current and the secondary current output at full load. Full load condition में इसकी प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग में करंट का जो रेशियो है वो इसका रेशियो कहलाता है, करंट रेशियो। फॉर इंस्टेंस a CT with a ratio of 300:5 will generate 5 ampere of secondary current into 300 ampere flow through the primary side। यानी ये CT ऐसा होगा कि जिसकी प्राइमरी में अगर 300 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है तो वो उसको किस में चेंज कर देगा? 5 एम्पियर में। अगर 3000 एम्पियर हो रही है तो 50 एम्पियर में। यानी रेशियो सेम ही रहेगा चाहे वैल्यू कुछ भी हो। जैसे कि मैं कहूँ अगर ये हमारा 1500 एम्पियर होगी प्राइमरी में तो इसका सेकेंडरी रेशियो क्या होगा? हमारा 25, क्योंकि मैंने इसमें 5 की मल्टीप्लाई की ना, 5 3 15, तो सेम रेशियो में कन्वर्ट करेगा। यानी अगर हमने प्राइमरी में 3000 एम्पियर फ्लो कराई है तो सेकेंडरी में कितना एम्पियर आएगा? 50 एम्पियर। तो ये रेशियो टेस्ट हमारा होता है। इफ द प्राइमरी करंट चेंजेस द सेकेंडरी करंट आउटपुट विल चेंज अकॉर्डिंगली। यानी अगर प्राइमरी करंट का वैल्यू चेंज होगा तो उसी रेशियो में हमारा सेकेंडरी का करंट भी चेंज होता है। तो यही कई बार ये हमारा जो रेशियो आता है ये एक्यूरेट नहीं आता, इसी को चेक करने के लिए, क्योंकि एंटायर कॉन्सेप्ट जो हमारा सीटी का काम कर रहा है इस ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो पर ही काम करता है। तो अनलाइक द वोल्टेज और पावर ट्रांसफार्मर द करंट ट्रांसफार्मर कंसिस्ट ऑफ ओनली वन और वेरी फ्यू टर्न्स एज इट्स प्राइमरी वाइंडिंग। तो जैसा कि आपको पता है कि बहुत ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स में डिफरेंस होता है क्योंकि इसका ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो बहुत बड़ा होता है। दिस प्राइमरी वाइंडिंग कैन बी ऑफ ईदर अ सिंगल टर्न और अ कॉइल ऑफ हैवी ड्यूटी वायर रैप्ड अराउंड द कोर और जस्ट अ कंडक्टर और बस बार प्लेस थ्रू अ सेंट्रल होल। तो नॉर्मली जो हमारी प्राइमरी वाइंडिंग कई बार तो सिंगल ही टर्न की होती है, कई बार बहुत एक हैवी ड्यूटी वायर होता है, बहुत मोटा वायर, जो कि हमने स्ट्रिप के रूप में या कंडक्टर के रूप में यूज किया है। तो रेशियो टेस्ट हमारा परफॉर्म किया जाता है। प्राइमरी करंट इसमें फ्लो कराएंगे और हम देखेंगे कि सेकंड प्राइमरी करंट फ्लो कराने पर फुल लोड पर हमारी सेकेंडरी करंट का वैल्यू क्या आया है, और ये देखते हैं कि जो हमारा ट्रांसफार्मर का जो करंट रेशियो है क्या वैसा ही हमारा सीटी में इनपुट और प्राइमरी और सेकेंडरी में करंट का रेशियो आया है या नहीं आया। ठीक है, तो ये हमारा कहलाता है रेशियो टेस्ट।
नेक्स्ट है पोलैरिटी टेस्ट। द पोलैरिटी ऑफ अ सिटी इज डिटरमाइंड बाय द वाइंडिंग डायरेक्शन ऑफ द कॉइल अराउंड द ट्रांसफार्मर कोर। यानी जब हम ट्रांसफार्मर कोर में हमारी जो वाइंडिंग लिपटी होती है, प्राइमरी सेकेंडरी वाइंडिंग, उसमें हमारी जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है। एंड हाउ द लीड्स आर कॉन्फ़िगर्ड विद द सीटी केस। ऑल करंट ट्रांसफार्मर आर टिपिकली सबट्रैक्टिव पोलैरिटी and should bear the following designation for clear visual identification of the direction of current flow। नॉर्मली इनकी विजुअल मार्किंग मतलब देख के आप पता लगा सकते हो, मार्किंग उस पर बनी होती है, जैसे कि H1 H2 यानी प्राइमरी करंट है लाइन फेसिंग डायरेक्शन, और H2 है लोड फेसिंग डायरेक्शन। इसमें करंट के जो हमारी इसमें वाइंडिंग है उसकी डायरेक्शन को बता रहा है। X1 हमारा सेकेंडरी करंट, ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारा मार्क है H1 H2 X1 X2, तो ये हमारा पोलैरिटी को दिखाता है। तो इसको विजुअली भी पता लगाया जा सकता है। द सिटी अंडर टेस्ट इज अज्यूम्ड टू हैव करेक्ट पोलैरिटी इफ इंस्टेंटेनियस करंट डायरेक्शन फॉर प्राइमरी एंड सेकेंडरी करंट इज अपोजिट टू ईच अदर। पोलैरिटी मार्क्स ऑन अ सिटी इंडिकेट द रिलेटिव इंस्टेंटेनियस डायरेक्शन ऑफ द करंट। यानी करंट की डायरेक्शन क्या होगी, इससे हमें ये भी पता चल जाता है। तो इसको हम विजुअली भी देख सकते हैं या फिर पोलैरिटी टेस्ट की मदद से भी हम सीटी की पोलैरिटी को पता लगा सकते हैं। मोस्ट मॉडर्न डे सीटी टेस्ट इक्विपमेंट इज कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग द रेशियो टेस्ट ऑटोमेटिकली यूजिंग अ सिंप्लीफाइड टेस्ट लीड सेटअप एंड विल डिस्प्ले पोलैरिटी एज करेक्ट और इनकरेक्ट। यानी अभी जो एट प्रेजेंट हमारे सीटी आ रहे हैं उनमें ये पोलैरिटी टेस्ट का अरेंजमेंट ऑटोमेटिक होता है और उसकी पोलैरिटी ओके है या नहीं है ये उसमें डिस्प्ले भी हो जाता है। सीटी पोलैरिटी इज वेरीफाइड मैनुअली बाय यूटिलाइजिंग ए 9 वोल्ट बैटरी एंड एनालॉग वोल्टमीटर विद द फॉलोइंग टेस्ट प्रोसीजर। बट मैनुअली पता लगाने के लिए हम एक 9 वोल्ट की बैटरी और एक वोल्ट मीटर की मदद से भी इसका पोलैरिटी टेस्ट कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं हमारा सीटी है H1 H2 X1 H2 और हमने बैटरी लगाई है और एक एनालॉग मल्टीमीटर हमने लगाया। मार्किंग ऑन करंट ट्रांसफार्मर हैव बीन ओकेजनली मिस अप्लाइड बाय द फैक्ट्री। यानी कि कई बार ऐसा भी होता है कि सीटी पर जो मार्किंग हमारी कर रखी है विजुअली जो आप देख सकते हैं वो कई बार सही नहीं होती, तो इसको चेक करने के लिए हम इसका पोलैरिटी टेस्ट भी करते हैं। अब पोलैरिटी टेस्ट के लिए हम क्या करते हैं कि हम सारे जो पावर सोर्सेस सबसे पहले उसको बंद कर देंगे और एनालॉग वोल्टमीटर को ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग पर कनेक्ट करेंगे और हम जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसे टर्मिनल X1 पर और नेगेटिव टर्मिनल को टर्मिनल X2 पर कनेक्ट करेंगे। और फिर उसके बाद जो हमारी हाई वोल्टेज साइड है उस पर हम क्या करेंगे, एक वायर लगाएंगे और देखेंगे कि हमारी जो बैटरी है उसमें कैसा वोल्टेज शो हो रहा है। तो इस तरीके से हम उसका पोलैरिटी टेस्ट कर सकते हैं। यानी 0 वोल्ट है, ये वोल्टेज बहुत ज्यादा आ रही है, ये हम चेक करेंगे। व्हेन द पोलैरिटी इज करेक्ट द ब्रीफ कांटेक्ट विल रिजल्ट इन अ माइनर डिफ्लेक्शन ऑफ द एनालॉग मीटर, यानी बहुत कम वोल्टेज आएगा। इफ द डिफ्लेक्शन इज नेगेटिव इट इंडिकेट द पोलैरिटी ऑफ द करंट ट्रांसफार्मर इज रिवर्स्ड। यानी अगर पोलैरिटी सही है तो बहुत कम डिफ्लेक्शन मिलेगा, कम वोल्टेज, और अगर पोलैरिटी हमारी गलत है तो रिवर्स डायरेक्शन में हमें डिफ्लेक्शन मिलता है। अब उसके बाद होता है हमारा एक्साइटेशन या सैचुरेशन टेस्ट। क्या होता है सैचुरेशन या एक्साइटेशन से मतलब क्या है, बेसिकली मैग्नेटिक मटेरियल से रिलेटेड हमारा टर्म है। जब भी हम किसी मैग्नेटिक मटेरियल में स्मॉल सैचुरेशन करंट फ्लो कराते हैं तो क्या होती है, कोर हमारी मैग्नेटाइज हो जाती है और सैचुरेशन की कंडीशन में पहुंच जाती है। ये जब आपने सैचुरेशन कर्व मैग्नेटिक मटेरियल का सीखा होगा बनाना तो उसमें आपने देखा होगा धीरे धीरे जैसे आप H की वैल्यू बढ़ाते हो तो B भी डेवलप होता जाता है, फिर H की वैल्यू बढ़ाते बढ़ाते रहने पर एक कंडीशन सैचुरेशन की आ जाती है। When a CT is saturated, the magnetic path with the CT behaves like a short circuit in the transmission line। अगर आपका CT सैचुरेशन कंडीशन में है तो वो शॉर्ट सर्किट पाथ की तरह बिहेव करेगा। दिस causes most of the energy supplied by the primary winding to be diverted from the secondary winding and utilized to generate a magnetic field inside the CT। Saturation testing for a current transformer determines the rated knee point according to IEEE standards और IEC standard। यानी नी पॉइंट से मतलब है वो पॉइंट जहां पर हमारी सैचुरेशन की कंडीशन आ जाती है। एक्साइटेशन टेस्ट इन्वॉल्व अप्लाइंग एन AC voltage to the secondary winding of the CT and incrementally raising the voltage in stages until the CT reaches the saturation। यानी हम क्या करते हैं, सेकेंडरी पर AC वोल्टेज अप्लाई करते हैं, धीरे धीरे उसको बढ़ाते हैं जब तक कि सैचुरेशन की कंडीशन में नहीं पहुंच जाता। द नी पॉइंट इज डिटरमाइंड बाय नोटिंग द माइनर वोल्टेज इंक्रीज दैट रिजल्ट इन अ सब्सटेंशियल
राइज इन करंट। तो नी पॉइंट हमारा वो पॉइंट होता है जहां पर हमारा थोड़ा सा भी वोल्टेज बढ़ाने पर करंट में बहुत ज्यादा चेंज आता है। द टेस्ट वोल्टेज इज ग्रेजुअली रिड्यूस टू जीरो टू डीमैग्नेटाइज द सिटी, और फिर धीरे धीरे टेस्टिंग वोल्टेज को हम जीरो करते हैं। द टेस्ट रिजल्ट्स आर ग्राफ्ड ऑन अ लोगरिथमिक scale and assessed by examining the transition period between normal operation and saturation। तो हम कर्व ड्रॉ करते हैं, देख रहे हैं, आप देख रहे हैं ये नॉर्मल ऑपरेशन रीजन है, यहाँ पर हमारा नी पॉइंट हुआ, नी पॉइंट के बाद हमारा कर्व ऐसे प्लॉट होने लगता है। तो इसको हम नी पॉइंट इसलिए कहते हैं क्योंकि आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे तो ये हमारा कुछ इस तरीके का ग्राफ है जो कि ह्यूमन नी को दिखा रहा है। भाई ये जो पॉइंट हुआ ये ह्यूमन नी हुआ ना, हमारा घुटना जैसे होता है, तो हम इसका न्यू पॉइंट यानी सेचुरेशन पॉइंट पता लगाते हैं। तो इस तरीके से कर्व ड्रॉ करते हैं सेचुरेशन टेस्ट में। फिर है हमारा इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट। इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट भी हमारा सिटी में एक इंपॉर्टेंट टेस्ट है। During a comprehensive city test, it is essential to access the insulation between the current transformer winding and ground for dielectric strength। यानी हमारे इंसुलेशन की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को पता करने के लिए हम ये इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट करते हैं। 3 टेस्ट आर कंडक्टेड टू इवैल्यूएट द इंसुलेशन कंडीशन ऑफ द सिटी। प्राइमरी टू सेकेंडरी के बीच करते हैं, प्राइमरी टू ग्राउंड करते हैं, और साथ ही साथ सेकेंडरी टू ग्राउंड। इंसुलेशन टेस्ट के लिए आपको पता है हमें एक ऐसे इक्विपमेंट की जरूरत होती है जो कि हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस को मेजर कर सकता हो। तो इसके लिए हम मेगर का यूज करते हैं। मेगर हमारा एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस यानी कि हमारे मेगा ओम तक की वैल्यू के रेजिस्टेंस को भी मेजर कर सकता है। तो हम 3 जगह यानी कि प्राइमरी टू सेकेंडरी, प्राइमरी टू ग्राउंड एंड सेकेंडरी टू ग्राउंड, तीनों का ही इंसुलेशन रेजिस्टेंस चेक करते हैं। क्लियर कि जो हमारी वैल्यू है वो वैसी है या नहीं। वाइंडिंग रेजिस्टेंस टेस्ट, अब जो भी हमारी वाइंडिंग्स होती हैं यानी प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग, जैसे कि मैंने आपको बताया ये हमारे किसी एक कंडक्टिंग मटेरियल की बनी होती है। द डीसी वाइंडिंग रेजिस्टेंस मेजरमेंट इज एन इंपॉर्टेंट मेजरमेंट इन द accessing the true condition, state and accuracy of a CT. Winding resistance in a CT will change over a period of time depending on the specimen age, use, external condition and loading effect। यानी हमारी जो वाइंडिंग होती है उसका रेजिस्टेंस कुछ टाइम के बाद चेंज होने लगता है, एजिंग की वजह से, टेम्परेचर की वजह से, पुअर कंडीशन की वजह से, लगातार फ्रीक्वेंट ऑपरेशन की वजह से। इट इज रिकमेंडेड टू मेजर डीसी वाइंडिंग रेजिस्टेंस पीरियडिकली ऑन अ सिंगल टैप और मल्टी टैप सीटी एंड ट्रेंड द वैल्यूज। A high precision low resistance measurement circuit is required to obtain the small winding resistance। अब ये कह रहा है कि जो हमारा वाइंडिंग रेजिस्टेंस है ये रिकमेंडेड है यानी जरूरी है कि जो आपका वाइंडिंग रेजिस्टेंस है उसका समय समय पर टाइम पर आपको उसका मेजरमेंट करते रहना चाहिए ताकि जो हमारा सीटी है वो हाई प्रिसीजन के साथ, हाई एक्यूरेसी के साथ काम करता रहे। The winding resistance of current transformer found by dividing the voltage drop across the winding। अब हाँ, सीटी में जितनी भी हमारी टैपिंग्स निकली होती है हर एक टैपिंग का वाइंडिंग टेस्ट होना चाहिए, ये भी इसमें कहा गया है। तो हम क्या करते हैं, ये आप देख रहे हो ये हमारी सेकेंडरी हो गई, ये हमारी प्राइमरी हो गई, और यहाँ पर एमीटर वोल्टमीटर लगाकर भी, जैसे कि मैंने कहा डायरेक्टली जब हम मेगर की हेल्प से भी इसको मेजर कर सकते हैं, या फिर आप एमीटर वोल्टमीटर लगाकर यानी वोल्टेज और करंट का रेशियो कैलकुलेट करके भी रेजिस्टेंस का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट है बर्डन टेस्ट। अब बर्डन टर्म क्या होता है ये मैंने आपको बताया था कि जो हमारी सीटी की सेकेंडरी वाइंडिंग होती है उस पर हम कुछ ना कुछ लोड कनेक्ट करते हैं। तो सेकेंडरी वाइंडिंग पर जो लोड है जिसको हम कैलकुलेट करते हैं वोल्ट एम्पियर में यानी प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट। तो ये जो हमारा लोड कनेक्टेड है यही हमारा सेकेंडरी का बर्डन कहलाता है। द बर्डन ऑफ अ करंट ट्रांसफार्मर कैन डिस्क्राइब्ड एज द ओवरऑल इंपेडेंस इन ओम, यानी ओम में कितनी इंपेडेंस हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग पर काम कर रही है अक्रॉस द सेकेंडरी आउटपुट टर्मिनल, यही हमारी क्या कहलाती है उसका बर्डन। बर्डन का मतलब वही है जैसे आप कहते हैं पढ़ाई का बहुत बर्डन है, बहुत बोझ है, तो बिल्कुल वैसे ही सेकेंडरी वाइंडिंग पर हम कुछ लोड कनेक्ट करते हैं तो उस लोड का इंपेडेंस कितना है वही हमारा सेकेंडरी का बर्डन कहलाता है। This total burden encompasses the impedance presented by the watt meter coils, relay current coil, contact resistance, terminal blocks, wire resistance and test switches and in the secondary loop। secondary loop में इतनी सारी जो चीजें आप लगाते हैं उनकी ओवरऑल रेजिस्टेंस को मिलाकर ये होता है। ईच करंट ट्रांसफार्मर हैज अ सेकेंडरी बर्डन व्हेन कनेक्टेड इन अ रिले और मीटरिंग सर्किट। हर एक सिटी का अपना कुछ बर्डन होता है जब हम उसकी सेकेंडरी वाइंडिंग पर कोई मीटर, रिले या स्विचेस लगाते हैं। सिटीज आर एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड द सेकेंडरी आउटपुट करंट बेस्ड अपॉन देयर एक्यूरेसी क्लास, यानी हमारे सिटी पर जो आउटपुट करंट है उसके लिए ये बर्डन बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है।
द बर्डन टेस्ट इज ऑल्सो यूजफुल इन इंश्योरिंग दैट द सीटीज आर नॉट एनर्जाइज्ड विद शॉर्टिंग डिवाइसेज, नॉट लेफ्ट विद एन ओपन सर्किट। तो ये सारी चीजें कैलकुलेट करने के लिए भी एक्यूरेसी के साथ साथ हम इन सारे पॉइंट्स को, कि हमारे कनेक्शन टाइट है नहीं है, सिक्योर है कि नहीं है, सेकेंडरी सर्किट जो है वो ओपन तो नहीं है, ये सारी चीजें पता लगाने के लिए भी हम सेकेंडरी वाइंडिंग पर बर्डन टेस्ट करते हैं। तो इसलिए सीटी पर बर्डन टेस्ट करना हमारा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये तो हुआ सीटी हमारा, यानी कि करंट ट्रांसफार्मर क्या होता है, करंट ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल, करंट ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन, करंट ट्रांसफार्मर में होने वाली एरर्स, करंट ट्रांसफार्मर का हमारा फेजर डायग्राम, करंट ट्रांसफार्मर में होने वाले टेस्ट। सिमिलरली हमारे इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर में दूसरा जो इंपॉर्टेंट ट्रांसफार्मर है वो है पीटी। पीटी स्टैंड फॉर पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, यानी एक ऐसा ट्रांसफार्मर जिसका यूज आप इंस्ट्रूमेंटेशन यानी मेजरमेंट के फील्ड में करते हो, वो है पीटी। हमने पढ़ा था कि वोल्टमीटर की हेल्प से हम वोल्टेज का मेजरमेंट कर सकते हैं, यानी नॉर्मल जो भी हमें स्पेसिफिक रेंज ऑफ वोल्टेज है उसको हम वोल्टमीटर की हेल्प से मेजर कर सकते हैं। लेकिन जब बात आती है हाई वैल्यू ऑफ वोल्टेज के मेजरमेंट की, तब हम वोल्टमीटर से उसका मेजरमेंट डायरेक्टली नहीं करते। तो मैंने आपको बताया था मीडियम वोल्टेज रेंज के लिए हम वोल्टमीटर के साथ मल्टीप्लायर मेथड का अगर यूज करते हैं तो हम हाई वोल्टेज का मेजरमेंट कर सकते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं बहुत हाई वोल्टेज की, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज की, यानी कि अगर ट्रांसमिशन लाइन की या टेस्टिंग सर्किट की बात करो तो लाइन में तो वोल्टेज बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ वोल्टमीटर में मल्टीप्लायर मेथड भी हमारा काम नहीं करता, तब हम यूज़ करते हैं पीटी का। तो पीटी का मतलब है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। बेसिकली पोटेंशियल ट्रांसफार्मर को हम इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर या स्पेशल ट्रांसफार्मर भी कह सकते हैं, क्योंकि इसका यूज मेजरमेंट यानी इंस्ट्रूमेंटेशन के फील्ड में किया जाता है। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर क्या करता है, हाई वोल्टेज को उसी के ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के अकॉर्डिंग लो वोल्टेज में चेंज कर देता है, जैसे सीटी करता है। सीटी क्या करता है, हाई वैल्यू ऑफ करंट को लो वैल्यू ऑफ करंट में ट्रांसफॉर्म करता है। पीटी हाई वैल्यू ऑफ वोल्टेज को लो वैल्यू ऑफ वोल्टेज में ट्रांसफॉर्म कर देता है। The PT may be defined as an instrument transformer used for the transformation of voltage from a higher value to the lower value। यानी PT एक ऐसा ट्रांसफॉर्मर है जो कि हाई वैल्यू की वोल्टेज को लो वैल्यू में ट्रांसफॉर्म कर सकता है। दिस ट्रांसफॉर्मर स्टेप डाउन द वोल्टेज टू अ सेफ लिमिट। अच्छा, एक चीज और हमने देखा कि जो हमारा बेसिकली सीटी था उसमें हमने देखा प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स बहुत कम थे, है ना, और सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स बहुत ज्यादा। यहाँ क्या होगा, ये हमारा स्टेप डाउन, वो स्टेप अप था, ठीक है। कंस्ट्रक्शन ऑफ पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, द पोटेंशियल ट्रांसफार्मर इज मेड अप विद हाई क्वालिटी कोर। नॉर्मली वही हम सिलिकॉन स्टील की कोर का यूज करते हैं जो कि लेमिनेटेड होती है, वही हाई क्वालिटी कोर ऑपरेटिंग एट लो फ्लक्स डेंसिटी सो दैट द मैग्नेटाइजिंग करंट इज स्मॉल। द टर्मिनल ऑफ द ट्रांसफार्मर शुड बी डिजाइन सो दैट द वेरिएशन ऑफ द वोल्टेज रेशियो विद लोड इज मिनिमम एंड द फेज शिफ्ट बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज इज ऑल्सो मिनिमम। जैसे कि सेकेंडरी में आपने देखा प्राइमरी और सेकेंडरी में जो फेज डिफरेंस है वो नहीं होना चाहिए, ठीक वैसे ही हमारे पीटी में भी प्राइमरी और सेकेंडरी वोल्टेज में बहुत ज्यादा फेज डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ऑल्दो आइडियल कंडीशन में तो फेज डिफरेंस 0 होता है, लेकिन ऐसा होता नहीं। प्राइमरी वोल्टेज सेकेंडरी वोल्टेज में कुछ ना कुछ फेज डिफरेंस होता है और इसी को फेज एरर भी कहते हैं। हमने एरर बताई थी ना, उसी तरह से। अब ये हमारा जो ट्रांसफार्मर, ये तो हमने सारी वही चीजें हैं जैसे कि हमने सीटी में पढ़ी। तो जैसे कि हम टेस्टिंग सर्किट में अपने सीटी को लगाते हैं, ठीक वैसे ही टेस्टिंग सर्किट में जहां जिस सर्किट में जिस लाइन में हमें वोल्टेज का मेजरमेंट करना हो उसमें पीटी को कैसे कनेक्ट करेंगे। द पोटेंशियल ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द सर्किट। सीटी को सीरीज में लगाते हैं, पीटी को पैरेलल में लगाते हैं क्योंकि वोल्टमीटर की तरह काम कर रहा है। The primary winding of the potential transformer directly connected to the power circuit whose voltage is to be measured। तो बिल्कुल वैसे ही जैसे सीटी की प्राइमरी को कनेक्ट करते हैं आप टेस्ट सर्किट से, ठीक वैसे ही पीटी की प्राइमरी वाइंडिंग को हम उस लाइन या सर्किट से कनेक्ट करते हैं जिसमें हमें हाई वैल्यू ऑफ वोल्टेज को मेजर करना है। The secondary terminal of the potential transformer is connected to the measuring instrument like voltmeter, wattmeter, etc। अब जैसे आप प्राइमरी सीटी की सेकेंडरी में इंस्ट्रूमेंट लगाते हो, ठीक वैसे ही हम पीटी की सेकेंडरी वाइंडिंग में इंस्ट्रूमेंट से मीटर लगाते हैं जिनकी हेल्प से हम लो हाई वैल्यू से कन्वर्टेड लो वैल्यू ऑफ वोल्टेज का मेजरमेंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से जैसे हम कनेक्शन प्राइमरी सेकेंडरी के अपने सीटी के करते हैं, ठीक वैसे ही यहाँ पर हमने पीटी के कनेक्शन भी दिखाए हैं। तो आप देखेंगे ये हमारी क्या है, एसी वोल्टेज जिसका मेजरमेंट हमें करना है,
ये हमारी कोर हो गई, ये इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग हो गई। तो सेकेंडरी वाइंडिंग के अक्रॉस हमने क्या लगाया है, एक वोल्टमीटर। ऊपर आपको सीटी भी दिखाई दे रहा है, आप चाहे तो इसे बना सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं भी बना सकते हैं। यहाँ हमने सीटी पीटी दोनों के कनेक्शन दिखाए हैं, क्योंकि हम लाइन में केवल करंट का मेजरमेंट या केवल वोल्टेज का मेजरमेंट नहीं करते, करंट और वोल्टेज दोनों के मेजरमेंट की जरूरत पड़ती है। तो सीरीज में सीटी और पैरेलल में हम पीटी को लगाते हैं। तो इस तरीके से हम इसका क्या पता लगा सकते हैं, हम हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं और इसको मेजर कर सकते हैं। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर भी हमारे कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे दो तरह के हो सकते हैं, वाउंड टाइप एंड द कैपेसिटर वोल्टेज पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। तो जैसे हमने सीटी में देखा वाउंड टाइप सीटी होता है, ठीक वैसे ही हमारा वाउंड टाइप ट्रांसफार्मर होता है, जो कि बहुत एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि इसमें हैवी इंसुलेशन का यूज होता है। कैपेसिटर पोटेंशियल ट्रांसफार्मर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर पोटेंशियल डिवाइडर एंड मैग्नेटिक पोटेंशियल डिवाइडर टू कन्वर्ट स्मॉल रेशियो। क्योंकि हमने देखा सीटी में रेशियो बहुत ज्यादा होता है, प्राइमरी में बहुत ज्यादा और सेकेंडरी में बहुत कम। तो हम इसमें हमें क्या करना है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो हमें कम रखना है, ठीक है। अब ये हो गया हमारा कैपेसिटर पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का सर्किट डायग्राम कैसा होता है, और हमारा V2 V1 C1 C2 का क्या रिलेशन होता है, कैसे हम इसका यूज कर सकते हैं। अब जिस तरीके से सीटी में बहुत सारी एरर्स होती हैं, ठीक वैसे ही पीटी में बहुत सारी एरर होती है, जिसमें पहला है फेज एंगल एरर। अब मैंने बताया था जैसे सीटी में प्राइमरी करंट और सेकेंडरी करंट में फेज एंगल 0 होना चाहिए, लेकिन होता नहीं है, ठीक वैसे ही पीटी में भी प्राइमरी वोल्टेज सेकेंडरी वोल्टेज में फेज एंगल नहीं होना चाहिए। लेकिन स्टिल प्रैक्टिकल पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के केस में V1 और V2 में कुछ ना कुछ फेज डिफरेंस होता है, जिसे हम फेज एंगल एरर कहते हैं। जैसे कि सीटी में करंट रेशियो एरर होती है, ठीक वैसे ही पीटी में हमारी वोल्टेज रेशियो एरर होती है। जैसे हमने सीटी में देखा कि सीटी का अपना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होता है, यानी नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी, उसी बेसिस पर हमारी प्राइमरी और सेकेंडरी में करंट का भी रेशियो होता है। ठीक वैसे ही पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के केस में हमारी प्राइमरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स और सेकेंडरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग, उसी हिसाब से हमारी प्राइमरी में वोल्टेज और सेकेंडरी में वोल्टेज होती है। और जैसे कि मैंने बताया प्राइमरी में वोल्टेज बहुत ज्यादा और सेकेंडरी में वोल्टेज बहुत कम होती है। तो यहाँ भी हमारा रेशियो एरर होती है, बिल्कुल वैसे ही आप देख रहे हैं। तो इसमें भी हमारा वोल्टेज रेशियो एरर हो जाता है। बर्डन ऑफ अ पोटेंशियल ट्रांसफार्मर क्या होता है कि हम जो इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग पर लोड कनेक्ट करते हैं उस पर इसका बर्डन जो होता है वो हमारा बर्डन ऑफ पोटेंशियल ट्रांसफार्मर कहलाता है। द बर्डन इज द टोटल एक्सटर्नल वोल्ट एम्पेयर लोड ऑन द सेकेंडरी। सेकेंडरी पर कितना लोड हमारा कनेक्टेड है, कितनी इंपिडेंस है, वो हमारा कहलाता है इसका बेसिकली लोड कह लीजिए या इसका बर्डन। और ये बर्डन जो होता है हमारा वोल्ट एम्पियर में हम कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि आपने फेजर डायग्राम ऑफ सीटी पढ़ा, ठीक वैसे ही हम पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का भी फेजर डायग्राम ड्रॉ करते हैं, जिसमें हमारी प्राइमरी वोल्टेज, सेकेंडरी वोल्टेज और हमारे सैचुरेशन करंट, फ्लक्स, मेन फ्लक्स, वो सारी चीजें हम डिनोट करते हैं, दिखाते हैं। अब पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का यूज वैसे तो हम बहुत सारे काम से करते हैं, जैसे कि हम मीटरिंग पर्पज से करते हैं, फीडर के प्रोटेक्शन के लिए करते हैं, और इम्पिडेंस मेजर करने, प्रोटेक्टिंग द इम्पिडेंस ऑफ द जनरेटर, सिंक्रोनाइज करने के लिए फीडर और हमारे फीडर्स को। इस तरीके से हम बहुत सारे कारणों से जितना भी सीटीपीटी की बात आती है इनका यूज हम लाइंस में ही करते हैं, पावर लाइन में, ट्रांसमिशन लाइन, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में, हाई वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड करंट को मेजर करने के लिए। अब जैसे कि हमारे सीटी की बहुत सारी टेस्टिंग होती है, ठीक वैसे ही पीटी की हमारी टेस्टिंग होती है। और मैंने बताया ये टेस्ट जो होते हैं मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पर भी होते हैं, यानी जब हम बनाते हैं सीटी और पीटी का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कंप्लीट करते हैं उसके दौरान भी कुछ टेस्ट कंडक्ट कराए जाते हैं। कुछ हमारे रूटीन टेस्ट होते हैं और कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं जो हमारे ब्रेकडाउन या किसी तरह का फॉल्ट होने के बाद होते हैं। तो कुछ तो हमारे विजुअल और मैकेनिकल इंस्पेक्शन टेस्ट हो जो केवल आप देखकर या मैकेनिकली एग्जामिन करके बता सकते हैं। कंपेयर द इक्विपमेंट नेम प्लेट इंफॉर्मेशन विद द ड्राइंग एंड स्पेसिफिकेशन, नेम प्लेट पर क्या क्या स्पेसिफिकेशन उनको देखना। इंस्पेक्ट द फिजिकल एंड मैकेनिकल कंडीशन, इंश्योर दैट ऑल ग्राउंडिंग कनेक्शन मेक कॉन्टैक्ट, ग्राउंड से जो है प्रॉपर्ली कनेक्ट है कि नहीं है। ट्रांसफॉर्मर विड्रॉल मैकेनिज्म, ग्राउंडिंग ऑपरेशन, वेरीफाइड दैट द प्राइमरी सेकेंडरी फ्यूज साइज आर करेक्ट, चेक मैकेनिकल अलाइनमेंट ऑफ पीटी पावर जॉस, पीटी प्राइमरी वाइंडिंग्स, स्टार अर्थिंग। यानी हम विजुअल तरीके से केवल देख कर या हम कुछ फिजिकल इंस्पेक्शन कर या फिजिकल चेंज करके जिनको कर सकते हैं वो हमारे विजुअल और मैकेनिकल टेस्ट होते हैं।
फिर हमारा इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट, जैसा कि हमने सीटी में पढ़ा, ठीक वैसे ही हम इंसुलेशन चेक करने के लिए जो टेस्ट करते हैं इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट कहलाता है। बेसिकली हमारा जो भी इंसुलेटिंग मटेरियल हमने लगाया उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए टेस्ट किया जाता है। और जैसे कि मैंने बताया, इसको आप मेगर इक्विपमेंट की हेल्प से भी कर सकते हैं, मीटर वोल्ट मीटर लगाकर भी कर सकते हैं, और जो भी वैल्यू आती है हमारी उसको हम नोट करते जाते हैं। तो ये प्राइमरी टू अर्थ, सेकेंडरी टू अर्थ, प्राइमरी टू सेकेंडरी तीनों में चेक किया जाता है, जैसे कि हमने सीटी में भी किया है, ठीक वैसे ही इसमें भी हम मेजरमेंट करते हैं। अब सीटी में जो भी हमारी प्राइमरी सेकेंडरी वाइंडिंग है, इनमें ऑल्दो जैसे कि हमने बताया था कि इनकी जो पोलैरिटी है वो मार्क होती है H1 H2 X1 X2 करके, ठीक वैसे ही पीटी में भी यानी पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर में भी पोलैरिटी इसकी मार्क होती है। लेकिन किसी वजह से प्रॉब्लम होने की वजह से, गड़बड़ होने की वजह से मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन लिखी हो सकती है, तो इसलिए हम पीटी का पोलैरिटी टेस्ट भी करते हैं। तो पीटी के पोलैरिटी टेस्ट बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे कि हम अपने सीटी का करते हैं, सेम प्रोसीजर हम लगाते हैं और इसकी जो पोलैरिटी है उसको टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट है रेशियो टेस्ट। रेशियो मैंने बताया था कि हर एक ट्रांसफार्मर का, चाहे वो पावर ट्रांसफार्मर हो, करंट ट्रांसफार्मर हो या पोटेंशियल ट्रांसफार्मर हो, उसका अपना ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होता है जिसे हम केटी से डिनोट करते हैं। और ये केटी का वैल्यू डिपेंड करता है नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी, नंबर ऑफ वोल्टेज इन प्राइमरी सेकेंडरी एंड करंट इन प्राइमरी सेकेंडरी। तो यहाँ हमारा ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि सेकेंडरी में वोल्टेज जो होगा वो डिपेंड करता है, यानी प्राइमरी में कुछ वोल्टेज आपने जो भी टेस्टिंग सर्किट है या जो भी लाइन है, जो भी कंडक्टर है जिसका वोल्टेज आप मेजर करना चाह रहे हैं हाई वैल्यू को, उसके अकॉर्डिंग सेकेंडरी में कितना वोल्टेज मिलेगा ये डिपेंड करता है ट्रांसफार्मर के ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो पर। तो ये रेशियो टेस्ट किया जाता है ये देखने के लिए कि हमारी जो सेकेंडरी में वोल्टेज मिल रही है वो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के अकॉर्डिंग मिल रही है या नहीं। तो जैसे सीटी पे परफॉर्म किया जाता है, ठीक वैसे ही हम पीटी पर भी अपना रेशियो टेस्ट परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ये सारे टेस्ट हम पीटी पर परफॉर्म करते हैं। जैसे कि हमने सीटी पे कुछ इंपॉर्टेंट, तो आप देख रहे हैं काफी सारी चीज, जैसे वाइंडिंग रेजिस्टेंस टेस्ट उसमें भी आया, काफी सारे टेस्ट हमारे कॉमन हैं जो कि हम सीटी और पीटी पर करते हैं। प्रोसीजर भी ऑलमोस्ट सेम है। तो यहाँ पर तो हमारा सीटी और पीटी वाला पोर्शन था। अब बात आती है इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स की। मेजरमेंट के लिए हम कुछ इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स का भी यूज करते हैं, जिसमें हमारे इलेक्ट्रॉनिक वोल्टमीटर, इलेक्ट्रॉनिक एमीटर और मल्टीमीटर्स आते हैं। तो अभी तक जो हमने वोल्टमीटर और एमीटर के बारे में बात की थी वो हमारे डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट थे, यानी मूविंग आयरन, मूविंग कॉइल टाइप इंस्ट्रूमेंट का यूज करते थे। लेकिन अगर हम क्या करें, उनकी बात करते हैं, तो उनकी हेल्प से हम बहुत स्मॉल वैल्यू ऑफ वोल्टेज, स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट का मेजरमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी एक्यूरेसी, उनका रेजोल्यूशन उतना अच्छा नहीं होता। तो लो वैल्यू ऑफ वोल्टेज, लो वैल्यू ऑफ करंट के मेजरमेंट के लिए हम इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, और उसमें हमारे इलेक्ट्रॉनिक वोल्टमीटर और इलेक्ट्रॉनिक एमीटर आते हैं। तो पहला ही जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है वो है इलेक्ट्रॉनिक वोल्टमीटर। इलेक्ट्रॉनिक वोल्टमीटर एक ऐसा वोल्टमीटर होता है जो लो वैल्यू वोल्टेज मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है, और वोल्टेज के लेवल को बढ़ाने के लिए, कह लीजिए इंस्ट्रूमेंट की सेंसिटिविटी और एक्यूरेसी, प्रिसीजन को बढ़ाने के लिए क्या करता है, एम्पलीफायर का यूज करता है। The voltmeter which uses the amplifier for increases their sensitivity is known as electronic voltmeter। ऐसा वोल्टमीटर जो एम्पलीफायर का यूज जिसमें करते हैं सेंसिटिविटी को बढ़ाने के लिए, उसको इलेक्ट्रॉनिक वोल्टमीटर कहते हैं। इट इज यूज फॉर मेजरिंग द वोल्टेज ऑफ बोथ द एसी एंड डीसी डिवाइसेस, यानी एसी डीसी दोनों ही वोल्टेजेस का मेजरमेंट इसमें कर सकते हैं। द इलेक्ट्रॉनिक वोल्टमीटर गिव्स द एक्यूरेट रीडिंग बिकॉज ऑफ हाई इनपुट रेजिस्टेंस। इसकी रीडिंग बहुत एक्यूरेट आती है। The moving coil voltmeter is not able to detect the low voltages. The electronic voltmeter overcome this problem। जो हमारे इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हमने मूविंग कॉइल वोल्टमीटर पढ़ा था, मूविंग कॉइल वोल्टमीटर की हेल्प से लो वैल्यू ऑफ वोल्टेज का मेजरमेंट पॉसिबल नहीं था, और वो प्रॉब्लम हम अपने इलेक्ट्रॉनिक वोल्टमीटर में दूर कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे बहुत स्मॉल वैल्यू ऑफ सिग्नल को भी डिटेक्ट कर सकता है। अब ये हमारा बेसिकली काम कैसे करता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द मेजर वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंटर, यानी यहाँ जो पॉइंटर में हमें डिफ्लेक्शन मिलेगा। अब अगर हम डिस्प्ले के बेसिस पे कहें
कि यानी ये जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट मीटर है ये वैल्यू को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस बेसिस पर फर्दर आगे दो तरह के हमारे हो सकते हैं, एनालॉग और डिजिटल। तो अगर एनालॉग है तो ऑब्वियस सी बात है पॉइंटर का डिफ्लेक्शन मिलेगा, और अगर डिजिटल है तो इस पर एलसीडी या एलईडी डिस्प्ले लगा होता है। The pointer is fixed on the calibrated scale. The point at which the pointer deflects indicate the magnitude of the input voltage. In moving coil voltmeter, the large power is drawn from the measurement circuit because of which the error occurs in the reading. यानी मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट में बहुत ज़्यादा पावर वो कंज्यूम करता है, जिसके कारण हमारी रीडिंग उतनी एक्यूरेट नहीं आती, उसमें बहुत एरर होती है। तो इलेक्ट्रॉनिक वोल्टमीटर कैसे काम करता है, जो भी सिग्नल है जिसका वोल्टेज हमें नापना है वो इसे इनपुट से प्रोवाइड किया, इसको पावर सप्लाई की जरूरत होती है, और ये क्या करता है उस वोल्टेज को एम्पलीफाई करता है अप टू अ सर्टेन लिमिट, और फिर जो हमारी वैल्यू होती है वो ये डिस्प्ले पर दिखा देता है। अब जैसा कि मैंने बताया डिस्प्ले के बेसिस पर, यानी ये हमारी रीडिंग को रिप्रेजेंट कैसे कर रहा है, कैसे शो कर रहा है, उस बेसिस पर इलेक्ट्रॉनिक वोल्टमीटर हमारा दो तरह का हो सकता है, एनालॉग और डिजिटल। ऑल्दो आप सभी को पता है, आप सभी ने लैब में भी, लेबोरेटरी में आप बहुत सारे प्रैक्टिकल परफॉर्म करते होंगे, आई होप करते होंगे, अगर नहीं करते होंगे तो किया करिए, क्योंकि आप जितना लैब में जाते हैं, जितना आप इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में जानते हैं, तो आपका ईएमआई सब्जेक्ट तो यूं ही क्लियर हो जाएगा। कुछ चीज़ें केवल पढ़ने से रटने से नहीं आती, जब तक आप उनको खुद एक रियल लाइफ में उनका एक्सपीरियंस नहीं ले लेते या खुद से उन्हें हैंड्स ऑन प्रैक्टिस उनकी नहीं करते, तो आपको उतने बेहतर तरीके से समझ में नहीं आती। जबकि ये जो सब्जेक्ट है ये सारा का सारा आपकी प्रैक्टिकल लैब से ही रिलेटेड है। अगर आप प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें तो वैसे ही समझ में आ जाती हैं। जब हम बात करते हैं प्रैक्टिकल लैब की, तो प्रैक्टिकल लैब में हम जो जितना भी वोल्टेज करंट का मेजरमेंट करते हैं उसके लिए अब हम मल्टीमीटर का यूज करने लगे, यानी एक सेपरेट इंस्ट्रूमेंट वोल्टेज के लिए यूज करें, एक सेपरेट इंस्ट्रूमेंट करंट के लिए यूज करें, उससे अच्छा है हम मल्टीमीटर ले लें, जिसकी हेल्प से वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस बहुत कुछ मेजर कर सकते हैं। तो आपने उसमें भी देखा होगा कि हमारे मल्टीमीटर भी दो तरह के हो सकते हैं, एनालॉग और डिजिटल। ठीक वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक वोल्टमीटर भी डिस्प्ले के बेसिस पर दो तरह का हो सकता है, एनालॉग और डिजिटल। तो एनालॉग वोल्टमीटर है तो यानी कि ऐसा वोल्टमीटर जिस पर हमारा एक स्केल बना होगा, एक पॉइंटर होगा, स्केल पर रीडिंग लिखी होगी, यानी कैलिब्रेटेड स्केल होगा, उस पर रीडिंग लिखी होगी, और पॉइंटर जो है उस हमारे स्केल पर मूव करता है, और उसकी हेल्प से हम जो भी रीडिंग है वो सूटेबल तरीके से नोट डाउन कर लेते हैं। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक वोल्टमीटर जो है, ए मीटर whose output is obtained by the deflection of the pointer on the calibrated scale is known as the analog electronic measurement। तो आई होप इसको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक वोल्टमीटर डायग्राम से भी आपको पता चल रहा है, ऐसा वोल्टमीटर जिसमें हमारे कैलिब्रेटेड स्केल होता है, पॉइंटर होता है, स्केल पर रीडिंग लिखी होती है, और इस कैलिब्रेटेड स्केल पर जो भी रीडिंग इंडिकेट करता है हमारा पॉइंटर, उसकी हेल्प से हम इसको नोट डाउन कर लेते हैं। Another type of electronic voltmeter is digital voltmeter। अब ऐसा वोल्टमीटर जो कि हमारी वैल्यू ऑफ वोल्टेज को डिजिटल फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, यानी आप डायरेक्टली, आपको पॉइंटर, स्केल इन सबकी जरूरत नहीं है, एक डिजिटल डिस्प्ले लगा होता है, और वो डिस्प्ले एलसीडी हो सकता है या एलईडी डिस्प्ले हो सकता है। आमतौर पे जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स में डिस्प्ले यूज होता है दैट इज एलसीडी डिस्प्ले, जिसका पूरा नाम लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले है। उस लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले पर ही आपकी वैल्यू डिजिट्स की फॉर्म में आ जाती है, जिससे आप बहुत इजीली उसको रीड कर सकते हैं, और उसमें हमारे रीडिंग की जो मतलब ऑब्जर्वेशनल एरर जो होती है उसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया था ना, जब हम टाइप्स ऑफ एरर की बात कर रहे थे, तो ऑब्जर्वेशनल एरर में कि अगर ऑब्जर्वर का ध्यान नहीं है, ऑब्जर्वर ने ठीक तरीके से रीडिंग नोट नहीं की, या पैरालैक्स एरर हो गई, तो उस केस में वो सारी जो पॉसिबिलिटी एरर होने की वो उसमें खत्म हो जाती है। तो हमारा इसमें डिजिटल डिस्प्ले यूज होता है, जिसमें रीडिंग जो है डिजिटल फॉर्म में हमारी रिप्रेजेंट हो सकती है। अब इसी तरीके से दूसरा, अब इसके भी एडवांटेज तो बहुत सारे हैं, जैसे कि लो लेवल सिग्नल्स को भी ये डिटेक्ट कर सकता है, यानी बहुत लो वोल्टेज का सिग्नल है उसको भी, लो पावर कंजप्शन है, जबकि जो हमारे मूविंग कॉइल टाइप इंस्ट्रूमेंट थे उनका पावर कंजप्शन बहुत ज्यादा था, इसी कारण से उसमें एक्यूरेसी का इशू था। हाई फ्रिक्वेंसी रेंज इसकी होती है, एक्यूरेसी इसकी बहुत बढ़िया होती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक वोल्टमीटर ने धीरे धीरे हमारे जो मूविंग कॉइल टाइप इंस्ट्रूमेंट्स थे या मूविंग कॉइल टाइप वोल्टमीटर थे उनकी जगह ले ली। वोल्टमीटर की तरह ही हमारा दूसरा जो इंस्ट्रूमेंट है वो है इलेक्ट्रॉनिक एमीटर। इलेक्ट्रॉनिक एमीटर नॉर्मली जैसे एमीटर से पता चल रहा है, एमीटर एक हमारा एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी हेल्प से आप करंट का मेजरमेंट कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक एमीटर जो होता है, इट इज कैपेबल टू मेजर द लो वैल्यू ऑफ करंट ऑल्सो।
इसकी हेल्प से आप बहुत छोटे से छोटी वैल्यू ऑफ करंट का भी मेजरमेंट कर सकते हैं। द वर्ल्ड ऑफ इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट हैज विटनेस सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट ओवर द ईयर्स लीडिंग टू द development of more precise and efficient instrument. Among these innovations, the electronic emitter has emerged as a game changer in the current measurement. ये कह रहा है कि जैसे जैसे इंजीनियरिंग फील्ड में तरक्की हुई है, डेवलपमेंट हुआ है, ठीक वैसे ही मेजरमेंट के फील्ड में भी बहुत सारा हमारा डेवलपमेंट हुआ है। और इसी में एक हमारी जो अचीवमेंट है वो इलेक्ट्रॉनिक एमिटर है, जिसकी हेल्प से हम स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट का भी मेजरमेंट बहुत हाई प्रिसीजन के साथ कर सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक एमिटर जो होता है हमारा एक मीटर होता है, जिसमें हमारी क्या होती है, एक्यूरेसी बहुत हाई है, बहुत वर्सेटाइल है ये, और स्पेसिफिक डिजाइन है। इंडस्ट्री और बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशंस में हम इसका यूज करते हैं। एन इलेक्ट्रॉनिक एमिटर ऑपरेट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन, यानी इसमें एक एडीसी लगा होता है जो कि एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में चेंज करता है। द करंट पासिंग थ्रू द सर्किट इज कन्वर्टेड इनटू अ डिजिटल सिग्नल यूजिंग एन एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। दिस डिजिटल सिग्नल इज देन प्रोसेस्ड एंड डिस्प्लेड ऑन द डिजिटल स्क्रीन प्रोवाइडिंग अ प्रिसाइज न्यूमेरिक वैल्यू। तो इसमें हमारा लगा होता है एडीसी, जो कि एनालॉग सिग्नल को सबसे पहले डिजिटल सिग्नल में चेंज करेगा और प्रोसेसिंग के बाद हम उस सिग्नल को डिस्प्ले पर या किसी मीटर पर रीड कर सकते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक एमिटर हैं इसके हमारे बहुत सारे एप्लीकेशन है, और ये हमारे कई तरह का हो सकता है, सिंगल रेंज वाला, मल्टीपल रेंज वाला। मल्टीपल रेंज डिजिटल एमिटर जो होते हैं ये हमारी इसकी जो रेंज है वो कई सारी रेंज सेलेक्टर स्विच इसके अंदर होता है, जिसकी हेल्प से डिफरेंट रेंज ऑफ करंट को भी आप मेजर कर सकते हैं। बाकी क्लैंप मीटर्स आपने बहुत सुने होंगे, क्लैंप मीटर नहीं सुने तो आई होप आपने ये जरूर देखा होगा। जब आपके घर में किसी तरह का इलेक्ट्रिकल फॉल्ट है, किस तरह की कुछ प्रॉब्लम होती है, तो आप इलेक्ट्रीशियन को बुलाते हैं, तो इलेक्ट्रीशियन क्लैंप मीटर की हेल्प से भी करंट का मेजरमेंट करते हैं। यानी क्लैंप मीटर हमारा एक ऐसी डिवाइस है जिसको आपको सर्किट में इंसर्ट नहीं करना पड़ता। नॉर्मली हम एमीटर, वोल्ट मीटर या किसी भी तरह के इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं तो हमें वो इंस्ट्रूमेंट को सर्किट में कनेक्ट करना पड़ता है। क्लैंप मीटर एक ऐसा डिवाइस है जिसको आपको सर्किट में कनेक्ट करने की जरूरत नहीं होती। क्लैंप मीटर में हमारे क्लैंप होता है, जो होता है जिस भी, मान लीजिए ये हमारा वायर है जिसमें हमें करंट का मेजरमेंट करना है, क्लैंप की मदद से इसको इसके चारों तरफ हम लगा देते हैं जो इसकी क्लैंप होती है, और ये हमारी इस वायर में करंट को मेजर कर सकता है। इसी तरीके से और हमारे पैनल माउंटेड एमीटर भी होते हैं बहुत सारे, जैसे आप सब स्टेशन पे, पावर स्टेशन पे, कहीं ऐसी जगह जाएंगे तो बड़े बड़े पैनल पे एमीटर लगे होते हैं जो कि लगातार करंट की वैल्यू को मेजर और डिस्प्ले करते रहते हैं। ठीक है, अब हमारे इलेक्ट्रॉनिक एमीटर्स के भी बहुत सारे एडवांटेज है। एक्यूरेसी बहुत हाई है इनकी, हाई वैल्यू ऑफ रेजोल्यूशन इनमें मिलता है, रीडिंग बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं, और भी एडिशनल फीचर्स हैं जैसे कि इसकी हेल्प से हम मल्टीपल रेंज ऑफ करंट का मेजरमेंट कर सकते हैं। यहाँ तक तो हमने देखा कि कैसे हम वोल्ट मीटर और करंट मीटर, वोल्ट मीटर और एमीटर बनाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट मीटर और इलेक्ट्रॉनिक एमीटर। लेकिन एक ऐसा इक्विपमेंट, एक ऐसी डिवाइस जिसकी हेल्प से हम मल्टीपल क्वांटिटी का मेजरमेंट कर सकते हैं, वो हमारा मल्टीमीटर कहलाता है। बेसिकली मल्टीमीटर भी एक तरह का हमारा इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है जो कि इलेक्ट्रिकल प्रिंसिपल पे काम करता है, और इसका नाम मल्टीमीटर इसलिए रखा गया क्योंकि इसकी हेल्प से हम मल्टीपल क्वांटिटी का मेजरमेंट कर सकते हैं। A multimeter is an electronic instrument. Every electronic technician and engineers widely use piece of test equipment. यानी एक ऐसा बहुत ज्यादा पॉपुलर हमारा इक्विपमेंट है जिसका यूज हर एक इंजीनियर या हर एक टेक्नीशियन करता है। A multimeter is mainly used to measure the three basic electrical quantity: voltage, current and resistance. यानी सिंगल मीटर की हेल्प से आप वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस का मेजरमेंट कर सकते हैं। साथ साथ इसकी हेल्प से एसी डीसी दोनों ही क्वांटिटी का मेजरमेंट किया जा सकता है, और रेंज भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इट कैन आल्सो बी यूज्ड टू टेस्ट कंटिन्यूटी बिटवीन पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिकल टेस्ट। इसकी हेल्प से आप कंटिन्यूटी टेस्ट भी परफॉर्म कर सकते हैं। दिस पोस्ट में, इसमें हम बहुत सारे जो इक्विपमेंट, बहुत सारी जो क्वांटिटी है उसका मेजरमेंट कर सकते हैं। इसके बहुत सारे फंक्शन होते हैं, यानी ये एमीटर की तरह, वोल्ट मीटर की तरह और हमारे ओम मीटर की तरह काम कर सकता है। कंटिन्यूटी टेस्ट इससे परफॉर्म कर सकते हैं। इसके ऊपर हमारा न्यूमेरिक एलसीडी डिस्प्ले लगा होता है जिसकी हेल्प से आप रीडिंग को बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। सेलेक्टर स्विच होता है जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, मल्टीपल रेंज पे इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस को मेजर कर सकता है, फंक्शन बता रहा है। टेम्परेचर, एसी डीसी, एसी वोल्टेज और एम्पियर को मेजर कर सकता है। हेनरी इंडक्टेंस को भी मेजर कर सकता है, फ्रीक्वेंसी को मेजर कर सकता है। ये सारे फंक्शन हैं हम जो मल्टीमीटर की हेल्प से परफॉर्म कर सकते हैं, कह लीजिए मेजरमेंट कर सकते हैं। अब फिर अगेन जैसे कि हमने इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट मीटर में देखा, ठीक वैसे ही मल्टीमीटर में भी
कि ये रीडिंग को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी किस तरीके से डिस्प्ले कर रहा है। इस बेसिस पर हमारा मल्टीमीटर भी दो तरह का हो सकता है, एनालॉग और डिजिटल मल्टीमीटर। हालांकि आपको सभी को पता है कि अब एनालॉग इंस्ट्रूमेंट की जगह धीरे धीरे डिजिटल इंस्ट्रूमेंट में ले लिया है। आप लोगों ने जो देखे होंगे लैब में परफॉर्म करते होंगे सभी डिजिटल मल्टीमीटर हैं, लेकिन डिजिटल की तरह एनालॉग मल्टीमीटर भी हमारे अवेलेबल होते हैं। एनालॉग मल्टीमीटर में अगर हम देखें तो इसमें पॉइंट्स को या रीडिंग को या वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारा एनालॉग स्केल बना होता है। आप ये देख रहे हैं ना, यहाँ पर एनालॉग स्केल बना हुआ है, यानी कि ये कैलिब्रेटेड स्केल बना हुआ है, पॉइंटर है जो कि हमारी रीडिंग को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा हमारा डिजिटल जो वोल्टमीटर है, जो कि बहुत ज़्यादा यूज होता है, क्योंकि डिजिटल मल्टीमीटर की अगर बात करते हैं तो डिजिटल मल्टीमीटर जो है यूज में बहुत ईजी होते हैं, सिंपल टू यूज है, इसको बहुत ज़्यादा हम यूज करते हैं, रीडिंग लेना बहुत आसान होता है। तो इस तरीके से ऑल्दो ये हमारा एक पॉकेट साइज मल्टीमीटर का एग्जाम वो दे रखा है इमेज। तो मल्टीमीटर जो होते हैं नॉर्मली बहुत बड़े साइज के भी होते हैं जो कि लैब इक्विपमेंट के रूप में यूज होते हैं, और बहुत छोटे पॉकेट साइज मल्टीमीटर भी आते हैं जिसको टेक्नीशियन बहुत आसानी से अपनी पॉकेट में कैरी कर सकते हैं, या आप अगर कोई भी प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हैं तो बहुत आसानी से छोटे से पॉकेट साइज मल्टीमीटर भी आते हैं जिसकी हेल्प से आप वेरियस क्वांटिटीज, वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस सबका मेजरमेंट कर सकते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं जो हमारे मोस्ट पॉपुलर टाइप मल्टीमीटर को हमने दिखाया है। यहाँ पर हमारा डिजिटल डिस्प्ले होता है जिसमें एलसीडी डिस्प्ले का यूज होता है, और जो भी हमारी वैल्यू है, जो भी क्वांटिटी है, मेजर्ड वैल्यू है, वो डिजिट्स के रूप में हमारी शो की जाती है। ये हमारा सेलेक्टर स्विच है जिसे हम किस क्वांटिटी को मेजर करना चाह रहे हैं उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हमारी जो प्रॉब होती है, टेस्टिंग प्रॉब, जिसकी हेल्प से हम मल्टीमीटर को अपने सर्किट में इंट्रोड्यूस करते हैं या कह लीजिए एम्प्लॉय करते हैं, वो टेस्टिंग प्रॉब यहाँ पर लगाई जाती है। तो इस तरीके से ये हुआ हमारा डिजिटल और हमारा एनालॉग मल्टीमीटर। ये हमारा क्लैम्प डिजिटल मल्टीमीटर। देखिए जैसे मैं क्लैम्प एमीटर की बात करी थी, ये क्लैम्प टाइप मल्टीमीटर है। आप ये देख रहे हैं इसकी टेस्टिंग क्लैम्प होती है जो कि इजीली ओपन हो जाती है। इसका ट्रिगर स्विच होता है, जैसे इसको प्रेस करते हैं ना, इसको दबाते हैं तो क्लैम्प हमारी ओपन हो जाती है। तो जिस भी सर्किट में आपको मेजरमेंट करना हो, जिस भी वायर में, कंडक्टर में आपको करंट का मेजरमेंट करना हो, उसको यहाँ इंसर्ट करते हैं, बहुत इजीली बिना किसी फिजिकल कनेक्शन के आप इससे मेजरमेंट कर सकते हैं। तो इसका एक्सट्रीमली बहुत ज़्यादा यूज हमारा होता है कि हमारे बहुत सारे टाइप के जो टेस्ट हैं वो परफॉर्म इससे किए जा सकते हैं। ठीक है, अब हमारे आ गए इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी मीटर्स। अब जैसे कि मैंने जब हमने एनर्जी मीटर्स के बारे में पढ़ाया था और उसमें हमने इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर की बात की थी, तो मैंने आपको बताया था इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर जो है हमारे ऐसे एनर्जी मीटर हैं जो कि इंडक्शन प्रिंसिपल पर बेस्ड है, और इनमें एक एल्यूमिनियम की डिस्क होती है, और ये एल्यूमिनियम की डिस्क जो है वो कितने राउंड या कितने रिवोल्यूशन कंप्लीट कर रहे हैं उस बेसिस पर ये रीडिंग को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन जैसा कि हमने उसमें भी बताया था कि इस तरह के एनर्जी मीटर में बहुत सारी एरर होती है, तो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं थे, उनका जो रिजल्ट था रीडिंग थी बहुत ज़्यादा एररफुल आती थी, तो उनकी जगह इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी मीटर ने ले ली। आप सभी के घरों में जो भी एनर्जी मीटर अभी एट प्रेजेंट लगे हुए हैं सभी इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी मीटर हैं। अगर आप में से किसी के घर में अभी भी एनालॉग एनर्जी मीटर का यूज हो रहा हो तो प्लीज बताइएगा जरूर। तो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी मीटर हमारे एनर्जी को हाई इंटीग्रेटेड कंपोनेंट्स और कस्टमाइज इंटीग्रेटेड सर्किट की हेल्प से मेजर करते हैं। These devices digitize the instantaneous voltage and current into a high resolution sigma delta ADC computing the product of voltage and current। यानी इसमें ADC का यूज होता है जो कि वोल्टेज और करंट का प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं और उसको पर्टिकुलर टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं। इस तरीके से किलोवाट आवर में हमारी रीडिंग आती है, और हमारा जो एनर्जी मीटर है वो कंज्यूम्ड एनर्जी को मेजर करता है। इसका जो ब्लॉक डायग्राम है वो यहाँ पर दिखाया गया है। वोल्टेज और करंट के मेजरमेंट के लिए इसमें वोल्टेज और करंट सेंसर्स लगे होते हैं जो कि हमारी कंज्यूम्ड जो एनर्जी हमें जिसका मेजरमेंट करना है उसमें वोल्टेज और करंट का वैल्यू क्या है उसको सेंस करते हैं। फिर वोल्टेज और करंट को हम सिग्नल कंडीशनर की मदद से, यानी सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, अगर हमें सिग्नल में कुछ इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, यानी इसको दोनों ही हमारी एनालॉग सिग्नल है, एनालॉग सिग्नल को पहले डिजिटल में चेंज करते हैं, फिर इसकी सिग्नल कंडीशनिंग की जाती है, यानी इसमें प्रोसेसिंग की जाती है। फिर जो भी हमारा पिक, जो भी हमारा बेसिकली हमने ऐसा कोई हमने माइक्रो कंट्रोलर लगाया है, कोई भी चिप लगाया है, पिक माइक्रो कंट्रोलर लगाया है, किसी भी तरह का माइक्रो कंट्रोलर लगाया है, उसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, ये ऑपरेट करता है और डिजिटल मीटर पर रीडिंग को क्या करता है,
रिप्रेजेंट करता है। साथ ही साथ एक और एडवांटेज है हमारे इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी मीटर का कि इनमें कम्युनिकेशन पोर्ट भी होता है, यानी इससे रिलेटेड डेटा जानकारी उसको हम रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। तो एडीसी की हेल्प से हम एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल में चेंज करते हैं और वोल्टेज और करंट सेंसर्स जो हमें मिलते हैं उसको मल्टीप्लाई करते हैं, और जो भी हमने एम्बेडेड सॉफ्टवेयर लगाया है, जो कि हमने पिक माइक्रो कंट्रोलर लगाया है, किसी भी तरह का माइक्रो कंट्रोलर लगाया है, उसको प्रोसेस करने के बाद हमारे डिस्प्ले पर रिप्रेजेंट कर देता है। अब इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट में हमने पढ़ा वोल्टमीटर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक वोल्टमीटर, इलेक्ट्रॉनिक मीटर क्या होता है, मल्टीमीटर पढ़ लिए, मल्टीमीटर के टाइप्स पढ़ लिए, क्लैम्प मीटर्स, और हमारा इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी मीटर भी पढ़ लिया। इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स में एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट हमारा इंस्ट्रूमेंट है वो है सीआरओ। सीआरओ का यूज बहुत ज्यादा करते हैं। बेसिकली सीआरओ का नाम है कैथोड रे ऑस्किलोस्कोप, यानी एक तरह का ऑस्किलोस्कोप ही होता है। इसका यूज हम मेजरमेंट के फील्ड में डिफरेंट वेव फॉर्म्स के शेप का पता लगाने, यानी वेव फॉर्म किस तरह का है, उसका शेप कैसा है, वेव शेप कैसा है, सिग्नल के वेव शेप को आइडेंटिफाई करने, साथ ही साथ हम बहुत सारे क्वांटिटी का मेजरमेंट जैसे वोल्टेज, करंट, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड का मेजरमेंट भी इसकी हेल्प से कर सकते हैं। यानी कि डिस्प्ले डिवाइस तो है ही, साथ साथ मेजरमेंट इक्विपमेंट की तरह भी इसका यूज किया जाता है। The cathode ray oscilloscope is a type of electrical instrument which is used for showing the measurement and analysis of waveform and other electronic and electrical phenomena. It is very fast XY plotter, shows the input signal versus another signal or versus time. यानी एक तरह का XY ग्राफ प्लॉट करता है, इसमें X एक्सिस होती है, Y एक्सिस होती है। जो भी टेस्टिंग वेव फॉर्म है, जो टेस्टिंग सिग्नल है, वो उसका वेव शेप कैसा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये रिप्रेजेंट करता है। या अगर किन्हीं दो सिग्नल्स का आप कंपैरिजन करना चाह रहे तो उन दोनों के वेव फॉर्म को प्लॉट करके दिखा सकता है। The CR is mainly operated on voltage, thus the other physical quantity like current, strain, acceleration, pressure or converted into the voltage with the help of transducer and thus represent होना CRO। ये हमारा वोल्टेज पर ऑपरेट होता है। तो अगर हम बाकी सारी फिजिकल क्वांटिटी जैसे कि प्रेशर, स्ट्रेन, करंट, इन सबको मेजर करना चाहते हैं तो उनको अगर हम ट्रांसड्यूसर की हेल्प से वोल्टेज में कन्वर्ट कर दें और फिर उस वोल्टेज को सीआरओ पे लगा दें तो हम उनका भी मेजरमेंट, उनको भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिस ऑल्सो यूज फॉर नोइंग द वेव फॉर्म्स, ट्रांजिट फिनोमेना एंड अदर टाइम वेरिंग क्वांटिटी फ्रॉम अ वेरी लो फ्रिक्वेंसी रेंज टू रेडियो फ्रिक्वेंसी। यानी बहुत कम फ्रिक्वेंसी वाले सिग्नल से लेकर हाई फ्रिक्वेंसी वाले सिग्नल सभी की वेव फॉर्म, ट्रांजिट, सबको शो करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। अब अगर हम इसके सीधे सीधे ब्लॉक डायग्राम पर आ जाएं, इसके कंस्ट्रक्शन को देखेंगे, थ्योरी में बहुत ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है, सीधे हम डायग्राम पे आ जाएं। इसका जो हमारा मेन पार्ट है, जब हम सीआरओ की बात करते हैं तो सीआरओ में बहुत इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो है सीआरटी। क्या है इसका इंपॉर्टेंट पार्ट? सीआरटी। सीआरटी क्या है? सीआरटी का पूरा नाम है कैथोड रे ट्यूब। तो सीआरटी का पूरा नाम है कैथोड रे ट्यूब। ये जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, इसको मैं फिर से ब्लैक कर दूं, थोड़ा सा डार्क, तो आपको अच्छे से दिखाई देगा। ये जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है ये हमारा क्या है? कैथोड रे ट्यूब है। कैथोड रे ट्यूब जो होती है ये हमारी ग्लास की बनी हुई होती है। कैथोड रे ट्यूब के अंदर सबसे पहले हमारा लगा होता है हीटर। बेसिकली हीटर जो होता है इसका काम होता है टेम्परेचर क्रिएट करना, यानी हीट प्रोड्यूस करना, यानी हायर टेम्परेचर को जनरेट करना। उसके बाद फिर हमारा लगा होता है यहाँ पर एक्सीलरेटर इसके अंदर, जिसका काम होता है इलेक्ट्रॉन बीम को या इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करना। तो ये क्या करेगा, जब हमारा हीटर जो है ये धीरे धीरे गर्म होगा, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, तो यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गन लगी होती है जिसके अंदर से इलेक्ट्रॉन का एमिशन होना शुरू हो जाता है। वो इलेक्ट्रॉन एमिशन के बाद जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो बिल्कुल कॉन्सेंट्रेटेड होकर एक पाथ पर मूव करती है। इस इलेक्ट्रॉन बीम को फोकस करने के लिए या एक पर्टिकुलर पाथ पर बनाए रखने के लिए फोकसिंग एनोड इस पे लगे होते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं फोकसिंग एनोड लगे होते हैं। साथ ही साथ इसको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एक पर्टिकुलर डायरेक्शन प्रोवाइड करने के लिए वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल प्लेट्स भी लगी होती हैं। तो इस तरीके से जो हमारी इलेक्ट्रॉन की बीम है वो यहाँ से ट्रेवल करती हुई, यहाँ से निकलती हुई सीधे यहाँ पर जाती है। एंड में इसके लास्ट में हमारी स्क्रीन बनी होती है जो कि फ्लोरोसेंट स्क्रीन होती है, यानी एक ऐसी स्क्रीन की जब जिस पर हमारी इलेक्ट्रॉन बीम स्ट्राइक करेगी तो वो क्या होगा, हमारा ये जो कह लीजिए पर्दा है या कह लीजिए जो स्क्रीन है ये चमकने लगती है। तो जैसे जैसे क्या होगा, सीआरटी पर जो अप्लाइड सिग्नल है उसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा, उसके अकॉर्डिंग हमारा एमिशन और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट चेंज होगा। और ये जो हमारी इलेक्ट्रॉन बीम
हमारी स्क्रीन पर स्ट्राइक करेगी डॉट के फॉर्म में दिखाई देती है। तो जैसे जैसे सिग्नल में वेरिएशन होता है ठीक वैसे वैसे डॉट भी हमारा मूव करता है। तो इस तरीके से जो भी वेव फॉर्म है, सपोज आपने साइनोसॉइडल वेव फॉर्म अप्लाई करी तो आपकी ऐसी वेव फॉर्म चमकदार सी बिल्कुल चमकने वाली वेव फॉर्म आपके सीआरओ की स्क्रीन पर रिप्रेजेंट होने लग जाती है। तो यहाँ पर हीटर, फोकसिंग एनोड, वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट, हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट ये सब लगी होती है। तो मेनली अगर हम सीआरओ की बात करते हैं तो सीआरओ का मेन पार्ट जो है वो है सीआरटी, क्योंकि जो सारा जो मेन इसका फंक्शन है वो सीआरटी से ही होता है। उसके अलावा हमारे सीआरटी से और जो पार्ट जुड़े हुए हैं जैसे कि वर्टिकल एम्पलीफायर, डिले लाइन, हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर, टाइम बेस्ड जनरेटर, ट्रिगर सर्किट ये सब लगे होते हैं। बेसिकली जो भी इनपुट सिग्नल होता है जिसकी टेस्टिंग हम करना चाह रहे हैं, जिसको हम डिस्प्ले करना चाह रहे हैं, जिसका मेजरमेंट करना चाह रहे हैं, उसको हम वर्टिकल एम्पलीफायर पे अप्लाई करते हैं। वर्टिकल एम्पलीफायर से बाद फिर ये हमारा डिले लाइन पर जाता है। ऐसा क्यों? जब भी हम बात करते हैं तो हमारे दो पार्ट होते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पार्ट। तो ट्रिगर सर्किट से हमारा सिग्नल जनरेट होता है, यानी ये वर्टिकल एम्पलीफायर के थ्रू ट्रिगर सर्किट पर जाएगा। टाइम बेस्ड जनरेटर होगा, हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर होता है। ये डिले लाइन इसलिए प्रोड्यूस की जाती है ताकि हमारे सिग्नल का हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट एक साथ मिले, इनमें कोई भी अंतर ना हो टाइम का, इसलिए डिले प्रोड्यूस किया जाता है। और इस तरीके से एक टाइम पर ही हमारे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल प्लेट्स पर हमारा सिग्नल मिलता है सीआरटी को, और फिर हमारा इलेक्ट्रॉन बीम की हेल्प से ये एक चमकदार वेव फॉर्म के रूप में हमें दिखाई देता है। तो ये हमारा सीआरओ कुछ इस तरीके से फंक्शन करता है। तो सीआरओ के इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पर भी लिखे हुए हैं, क्या क्या पार्ट हैं देखिए, ये हमारे इसके इंपॉर्टेंट पार्ट है। पहला हो गया हमारा कैथोड रे ट्यूब, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक गन असेंबली, तीसरा हमारा डिफ्लेक्टिंग प्लेट, फ्लोरेसेंट स्क्रीन जो कि जिस पर हमारी वेवफॉर्म शो होती है, ग्लास एनवलप जिसके अंदर हमारा पूरा एनवायरमेंट पूरा जो अरेंजमेंट है वो हमारा बंद होता है। ये इसका ब्लॉक डायग्राम हो गया, सीआरओ का ब्लॉक डायग्राम। अब सीआरओ के बारे में जब नॉर्मली स्टूडेंट सोचते हैं या जब नॉर्मली आप देखते हैं तो आपको लगता है कि शायद सीआरओ एक ऐसा इक्विपमेंट है, ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी हेल्प से वेव फॉर्म्स को या वेव शेप को रिप्रेजेंट करने का काम किया जाता है। नहीं, सिग्नल जो है अप्लाइड सिग्नल वो कैसा है, उसकी वेव शेप कैसी है, ये पता लगाने के लिए यूज होता है, इसे डिस्प्ले डिवाइस की तरह कंसिडर किया जाता है। लेकिन सीआरओ जो है ये डिस्प्ले करने के साथ साथ मेजरमेंट के भी काम आता है। यानी सीआरओ की हेल्प से आप जिस भी सिग्नल को आप अप्लाई कर रहे हो, सिग्नल का वोल्टेज वैल्यू, करंट, फ्रिक्वेंसी और टाइम पीरियड भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम कैसे इसकी हेल्प से वोल्टेज का मेजरमेंट कर सकते हैं? टू मेजर द वोल्टेज एट फर्स्ट द साइनोसॉइडल सिग्नल इज फेड टू द सीआरओ चैनल पर हम उस सिग्नल को अप्लाई करेंगे। अब जब हम देखते हैं कि ये हमारी एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस होगी इस तरीके से, यानी ये हमारा सिग्नल हुआ ऐसे, कुछ भी हम इसका बना रहे हैं तो यहाँ कुछ हमारे हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल और ये ऐसे हमारा डिवाइड होता है इस तरीके से। स्क्रीन पर आप देखेंगे जब सीआरओ की स्क्रीन को ऑब्जर्व करेंगे, इसलिए मैं कह रही हूँ कुछ चीजें ना प्रैक्टिकली हमें थ्योरी से नहीं आती, जब हम खुद से परफॉर्म नहीं करते ना उनको तब तक हमें समझ नहीं आती। तो जब हम देखते हैं कि सीआरओ का जो डिस्प्ले होता है वो ग्रिड टाइप सा होता है, इसमें छोटे छोटे स्क्वायर बने होते हैं, कुछ हमारे वर्टिकल बॉक्सेस होंगे, कुछ हमारे हॉरिजॉन्टल। तो आप देख रहे हैं अगर मैं बॉक्स काउंट करूं तो 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स, 4 बॉक्स, 5 बॉक्स। इधर देख रहे हैं हॉरिजॉन्टली तो 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स, 4 बॉक्स, 5 बॉक्स, है ना। तो कुछ बॉक्सेस होते हैं, यानी हमारे वर्टिकली भी कुछ वोल्टेज पर डिवीजन है, कितने डिवीजन में हमारी वोल्टेज एडजस्ट हो रही है। कई बार सिग्नल को छोटा या बड़ा करने के लिए वोल्ट पर डिवीजन को हम एडजस्ट भी कर सकते हैं, यानी हम इसे और बड़ा कर लेंगे तो सिग्नल और बड़ा हो जाएगा, तो हमारे जो नंबर ऑफ बॉक्सेस है वो बढ़ जाएंगे। तो ये हमारे कहलाते हैं वोल्ट पर डिवीजन। हम इसको वोल्ट पर डिवीजन इसके काउंट करते हैं 10 भी कैलकुलेट द VRMS एंड V एवरेज, और हम इसकी रीडिंग को क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं उतने बॉक्सेस से। ठीक है, हम सेटिंग देखते हैं कि वोल्ट पर डिवीजन की क्या है, कहाँ पर हमारा नॉब एडजस्ट है, और जितने बॉक्स हम काउंट करेंगे वर्टिकल वाले उससे उसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम इसका वोल्टेज का वैल्यू पता लगा सकते हैं। ठीक ऐसे ही फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का भी पता लगा सकते हैं। आपको पता है जो भी आप ग्राफ प्लॉट करते हो, जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ये वाली, ये हमारी क्या है, टाइम एक्सिस होती है, ये हमारी क्या है, टाइम एक्सिस है। तो आप ये जो बॉक्सेस काउंट कर रहे हो हॉरिजॉन्टल बॉक्सेस को, इनको काउंट कर लेते हो और देखते हैं कि कितने बॉक्सेस आए, और फिर इसको हम नंबर ऑफ डिवीजन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, टाइम डिवीजन। तो जो वर्टिकल बॉक्सेस होते हैं उसको वोल्ट डिवीजन,
और जो हॉरिजॉन्टल बॉक्स है इनको एडजस्ट करने को हम टाइम डिवीजन कहते हैं। तो टाइम डिवीजन की जहां सेटिंग होती है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं नंबर ऑफ बॉक्स, काउंट कर लेंगे कितने बॉक्स आ रहे हैं वेव शेप में, यानी वेव का टोटल टाइम पीरियड कितना है। जैसे कि ये आपका वेव फॉर्म है, तो ये वेव फॉर्म का पूरा टाइम पीरियड है, तो इसमें कितने बॉक्स आपके आ रहे हैं आप काउंट करेंगे। मान लीजिए ये 12 बॉक्सेस आए हैं, 12 को मल्टीप्लाई करेंगे अपना जो भी आपका टाइम डिवीजन होगा उसके साथ, टाइम डिवीजन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या मिल जाएगा, ये क्या मिल गया हमारा टाइम मिल जाएगा, टाइम पीरियड मिल जाएगा। और टाइम पीरियड मिल जाएगा तो फ्रीक्वेंसी निकाल लोगे। फ्रीक्वेंसी क्या होता है 1/टाइम, जो टाइम पीरियड आपने कैलकुलेट करा इसे फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले में रख देंगे। तो आपने एक चीज देखी, तो सीआरओ की हेल्प से वोल्टेज का मेजरमेंट करा, टाइम का मेजरमेंट करा और फ्रीक्वेंसी का भी मेजरमेंट कर लिया, तो वोल्ट पर डिवीजन टाइम पर डिवीजन कैलकुलेट करके हम इसका क्या निकाल सकते हैं, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज भी निकाल सकते हैं। फिर हमारा फेज एंगल, जब हम किन्हीं दो क्वांटिटी की बात करते हैं, हम दो क्वांटिटीज का कंपैरिजन कर रहे हैं और हम उनका फेज एंगल निकालना चाह रहे हैं, तो उस सीआरओ की हेल्प से हम वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। हम जो भी मान लीजिए एक सिग्नल हमारा ये है, ठीक है, और दूसरा सिग्नल हमारा ये है, अब इनकी मैक्सिमम वैल्यू जो है, या तो आप यहाँ मैक्सिमम वैल्यू और इनके बीच में कितने बॉक्सेस हैं वो आप काउंट कर लेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ एंगल मेजर बिटवीन द पॉइंट ऑन द वेव एंड रेफरेंस पॉइंट, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द रेफरेंस पॉइंट कैन बी प्रेजेंट ऑन द सेम वेव फॉर्म और अनदर वेव फॉर्म, यानी रेफरेंस पॉइंट या तो अपनी तरफ से आप कुछ ले रहे हैं या फिर किसी दूसरी वेव फॉर्म से कंपैरिजन कर रहे हैं, तो कितना इनके बीच में डिफरेंस है वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारा सीआरओ की हेल्प से वोल्टेज और साथ साथ हम टाइम, फ्रीक्वेंसी और फेज का भी मेजरमेंट कर सकते हैं। हमारे सीआरओ की तरह ही एक और जो हमारा इक्विपमेंट है जिसका यूज इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट में करते हैं वो है स्पेक्ट्रम एनालाइजर। द इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर एनालाइजिंग वेव्स इन फ्रीक्वेंसी डोमेन इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम एनालाइजर। यानी हमारा स्पेक्ट्रम कैसा है, फ्रीक्वेंसी यानी ओवर आ रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी की रेंज पर हमारा पैटर्न कैसा आ रहा है वो हमारा स्पेक्ट्रम होता है। बेसिकली इट डिस्प्लेज द एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिग्नल ऑन इट्स सीआरटी स्क्रीन, यानी इस पर भी हमारी एक स्क्रीन होती है, ये दिखाता है कि जो हमारा एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है। Hence x axis represent frequency and y axis represent the amplitude। तो ये हमारा रिप्रेजेंट करेगा फ्रीक्वेंसी को और ये रिप्रेजेंट करेगा हमारा किसको, मैग्नीट्यूड को, यानी हमारा वैल्यू कितना है एनर्जी का उसको ये रिप्रेजेंट करेगा। तो स्पेक्ट्रम एनालाइसिस हमारे दो तरह के हो सकते हैं, फिल्टर बैंक और सुपर हेटेरोडाइन स्पेक्ट्रम एनालाइजर, जिसमें हम सुपर हेटेरोडाइन स्पेक्ट्रम एनालाइजर का बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो फिल्टर बैंक स्पेक्ट्रम एनालाइजर का ब्लॉक डायग्राम यहाँ पर आपको दिखा रखा है, ठीक वैसे ही हमारा सुपर हेटेरोडाइन स्पेक्ट्रम एनालाइजर दिखा रखा है। इसका जो यूज है हम रेडियो फ्रिक्वेंसी रेंज के सिग्नल्स का स्पेक्ट्रम पता लगाने के लिए करते हैं, और ये हमारे जितने भी कम्युनिकेशन फील्ड में जहां हम रेडियो फ्रिक्वेंसी कम्युनिकेशन का यूज करते हैं उसमें एनर्जी पैटर्न कह लीजिए स्पेक्ट्रम पता लगाने के लिए इसका यूज बहुत ज्यादा करते हैं। तो ये हमारा हो गया स्पेक्ट्रम एनालाइजर। इसी तरीके से हमारा होता है वेव एनालाइजर। वेव एनालाइजर जैसे कि नाम से पता चल रहा है, जिसको हम वेव फॉर्म पैटर्न का पता लगाने के लिए यूज करते हैं, वेव एनालाइजर होते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सिग्नल एनालाइजर, इसको हम सिग्नल एनालाइजर के नाम से भी जानते हैं, इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लेना। Since the term signal and wave can be interchanged using frequently, तो आप सिग्नल कहें या कोई वेव फॉर्म कहें, बात एक ही है, तो इसको वेव एनालाइजर या सिग्नल एनालाइजर दोनों नाम से जाना जाता है। वी कैन रिप्रेजेंट द पीरियोडिक सिग्नल एज सम ऑफ फॉलोइंग टू सम्स। एक तो डीसी कंपोनेंट होता है, उसमें कुछ हमारे हार्मोनिक्स यानी साइनोसॉइडिकल कंपोनेंट्स भी होते हैं, साइनोसॉइडल कंपोनेंट्स भी होते हैं, डीसी कंपोनेंट और एसी कंपोनेंट दोनों होते हैं। तो हम कह लीजिए सिग्नल एनालाइजर की हेल्प से ऐसा सिग्नल जिसमें एसी कंपोनेंट डीसी कंपोनेंट दोनों हो, ये किसी भी तरह के पैटर्न के सिग्नल को एनालाइज कर सकते हैं। इसका जो ब्लॉक डायग्राम है इसमें प्राइमरी डिटेक्टर लगा होगा जो कि हमारे सिग्नल को डिटेक्ट करने का काम करता है। फिर हमारा फुल वेव रेक्टिफायर जो कि उसको एक डीसी सिग्नल में चेंज करता है। फिर हमारा पीएमसी गैल्वेनोमीटर जिसकी हेल्प से हम मेजरमेंट करते हैं, और फिर जो भी हमारी रीडिंग है उसे हम डिस्प्ले पर या पर्टिकुलर स्केल पर या कह लीजिए एक जो भी हमारा डिस्प्ले पैटर्न या सीआरटी लगा है उस पर हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसमें प्राइमरी डिटेक्टर होता है, फुल वेव रेक्टिफायर होता है, पीएमसी गैल्वेनोमीटर लगा होता है, और लास्ट में हमारा डिस्प्ले लगा होता है जिसकी मदद से हम अपने पैटर्न को या वेव फॉर्म को या सिग्नल्स को क्या करते हैं, डिस्प्ले करते हैं।
इसके जो टाइप है ये भी हमारा फ्रिक्वेंसी सिलेक्टिव या सुपर हेट्रोडाइन टाइप का हो सकता है। और जैसे कि मैंने बताया सुपर हेट्रोडाइन टाइप की अगर जब बात करते हैं तो RF फ्रिक्वेंसी यानी रेडियो फ्रिक्वेंसी की रेंज के सिग्नल्स को भी रिप्रेजेंट कर सकता है यानी कि शो कर सकता है। तो ये हमारा बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने वेव एनालाइजर पढ़ा उसी तरीके से हमारा ये भी था। इसी के साथ यूनिट 4 हमारी खत्म हुई। यूनिट 4 में बहुत सारी चीजें आपने देखी। आपका इलेक्ट्रॉनिक वोल्टमीटर आया, इलेक्ट्रॉनिक एमीटर आया, मल्टीमीटर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, मल्टीमीटर को आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। इसके अलावा CRO बहुत इंपॉर्टेंट है, CTPT बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऐसे टॉपिक है जिनको छोड़ना नहीं है। CTPT दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। CTPT के टेस्ट भी आपको अच्छे से देख के जाने हैं। CT क्या है, PT क्या है, CT और PT की हेल्प से कैसे आप हाई वैल्यू ऑफ करंट, हाई वैल्यू ऑफ वोल्टेज का मेजरमेंट करते हैं, इस पर कौन कौन से टेस्ट परफॉर्म होते हैं। उसके बाद तीसरा टॉपिक हमारा हो गया CRO बहुत इंपॉर्टेंट है, CRO को क्वेश्चन आता ही आता है। मल्टीमीटर बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्टीमीटर क्या है, कैसे काम करता है। बाकी वेव एनालाइजर, सिग्नल एनालाइजर, ये छोटे छोटे टॉपिक हैं जो कि आपसे पूछ लिए जाते हैं। CT, PT, मल्टीमीटर और ये तो CRO, ये तो ऐसे हैं जो आपको करके जाने। 4 ऐसे टॉपिक हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको करने ही करने। बाकी छोटी छोटी चीज जो और जैसे कि हमारा स्पेक्ट्रम एनालाइजर क्या है, वेव एनालाइजर है, सिग्नल एनालाइजर क्या होता है, ये चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। आई होप आप सभी स्टूडेंट्स को यूनिट बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी, आपका बेहतरीन रिवीजन हो गया होगा। तो आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट यूनिट की यानी यूनिट 5 की वन शॉट के साथ। टिल देन जितनी चीजें आपको पढ़ाई गई हैं सभी चीजों का रिवीजन बहुत अच्छे से करें और जितने भी ब्लॉक डायग्राम, सर्किट डायग्राम आपको दिखाए गए हैं उन सभी की बनाने की प्रैक्टिस भी आपको जरूर करनी है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।